जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। हेलो 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 प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। तो बेटा मैं पुनीत राणा आप सबका स्वागत करता हूं आज केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 6 के अंदर। बेटा हमने 5 लेक्चर पढ़ लिए हैं, इस चैप्टर के 5 पड़ाव हम पार कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 की बातें। इसके अंदर क्या करेंगे वो भी हम थोड़ी देर में जान लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके दुखों की बात कर ली जाए कि आपको क्या क्या दुख चल रहे हैं जीवन में। तो भैया सबसे पहला दुख एक बच्चे का यह था, जब तक मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे थे उस टाइम की बात कर रहा हूं। अगर किसी का रह जाए कोई डाउट तो बेटा ये मत समझिएगा उसको एंटरटेन मैंने नहीं किया। मैंने बोला है कि जब तक मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूं, हो सकता है किसी बच्चे ने बाद में देखा हो वो लेक्चर पीछे वाला और मैं उसका कमेंट ना पढ़ पाया हूं, ठीक है? तो ऐसा कोई दिल पे लेने वाली बात मत करना कि सर आपने हमारा डाउट नहीं बताया, ठीक है? मैं कोशिश यही करता हूं कि जब तक मैं कमेंट पढ़ूं जितने डाउट्स आए उन सबको मैं बता दूं यहां पे। चलो जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो भैया देखो, एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था, उसका हालांकि डाउट मुझे समझ में भी नहीं आया क्या वो पूछना चाह रहा था। उसने मुझसे ये पूछा था कि सर अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते वक्त डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। अगर वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहा है और उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर रहा है तो भैया देखो उसका तरीका मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है? मैंने बताया ना फॉर्मल चार्ज से हम पहले ये पता लगाते थे कि भैया वहां पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर। फिर उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम किसमें कन्वर्ट करते थे, अगर वो ऑक्सीजन के साथ बन रहा था और सेंट्रल एटम क्या होता, थर्ड पेड़ का होता, तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते थे, ठीक है? क्यों? क्योंकि भैया लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ कुछ एक मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल थी। जो हाइपरवैलेंट कंपाउंड थे या हाइपोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि वो तो उसकी ड्रॉबैक में आते थे ना, ठीक है? तो एक स्पेसिफिकली ये बोलना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाए तो भैया बना सकते हैं, लेकिन वो हमारी ठीक हो भी सकती है नहीं भी। अब वो डिपेंड करेगा कि जिस मॉलिक्यूल के लिए हम बना रहे हैं कि भैया वो मॉलिक्यूल हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक्चुअल स्ट्रक्चर में है या नहीं। बात समझ में आई? जैसे सल्फेट आयन की बनाओ तुम, सल्फेट आयन की अगर तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो तो वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मल चार्ज, लेकिन वो उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होती है। फिर हम उसको क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन तुम भैया किसकी बना लो, NO2 की बना लो या NO2 माइनस की बनाओ तो वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा तुम्हारा आराम से, समझ रहे हो? NO2 माइनस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा और वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही होगी उसकी, क्योंकि NO2 माइनस हमारा किसको फॉलो करता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। बात समझ में? आई होप मैं उस बच्चे को थोड़ी सी क्लैरिटी देने में कामयाब रहा हूंगा। एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा था कि सर BeH2 है, BeCl2 है, LiCl है, ये कैसे कंपाउंड है, क्या ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर को मानेंगे या नहीं मानेंगे, या आयनिक कंपाउंड है ये? भैया देखो आयनिक है या कोवलेंट कंपाउंड है ये आगे का डिस्कशन है हमारा। इसी चैप्टर में हम आगे सीखेंगे कि भैया किस कंपाउंड को हम कोवलेंट कंपाउंड बोल सकते हैं, किसको हम आयनिक कंपाउंड बोल सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैं इतना बता देता हूं आपको कि अगर मैं LiCl बोलूं, जहां तो मुझे याद है उसने BeCl2 बोला था और एक आई थिंक BeH2 बोला था या MgCl2 बोला होगा, तो भैया ये सारे कंपाउंड क्या है हमारे पास, हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। अब हाइपोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं बच्चे, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। क्या होते हैं हमारे पास, जिनके अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो कहीं पे भी देख लो बेटा ये होंगे जी मेरे पास लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सबके अंदर क्या है बेटा 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये लुईस का जो ऑक्टेट रूल था ना उसकी क्या थी, ये एक्सेप्शंस थी, ठीक है? तो ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है या कोवलेंट कंपाउंड है, उसका ऑक्टेट रूल से कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक अलग ही चीज है जी हमारे पास। एक बच्चे ने पूछा सर आप आयनिक कंपाउंड और फजांस रूल कब करोगे? बेटा अभी तो हमारा कोवलेंट बॉन्ड का टॉपिक चल रहा है,
पहले कोवलेंट बॉन्ड पूरा हो जाए हमारा, उसके बाद हम ये आयनिक बॉन्ड के ऊपर या बोलूं आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर आएंगे, तो वो भी अपने आप में पूरा एक क्या है, अलग ही चीज है। फजांस रूल क्या होता है वहां पढ़ेंगे, पहले हम पूरा कोवलेंट वाला करने वाले हैं। अब कब तक होगा इसका मैं तुम्हें नहीं बता सकता जी, क्योंकि अभी टाइम लगेगा हमें, अभी बहुत कुछ है कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ने के लिए। अभी तो आज हम वीबीटी करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, उसके बाद वेस्पर थ्योरी आएगी, फिर एमओटी आएगी, ठीक है, फिर बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में देखेंगे हम, रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कहीं जाके हमारा आयनिक वाला पार्ट स्टार्ट होगा। बात क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है। तो भैया आपके सिर्फ यही दुखड़े मुझे मिले थे जिनका मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको जवाब दे सकूं, ठीक है। अगर कोई रह गया होगा और मुझे याद नहीं आ रहा हो, तो अगर याद आ जाएगा पढ़ाते पढ़ाते तो मैं बीच में बताऊंगा, ठीक है। तो चलो भैया बात कर लेते हैं आज के गोल की, कि आज का हमारा गोल क्या है। तो भैया आज का हमारा गोल है एक तो वीबीटी के बारे में पढ़ना। वीबीटी की फुल फॉर्म क्या है बेटा? इसकी फुल फॉर्म है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आई बात समझ में? और दूसरा हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? हम पढ़ेंगे क्या? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है और किसी भी स्पीसीज की हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, यहां पे बहुत सारी चीजें हैं बताने वाली, तो आज कंप्लीट नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन ये है कि यहां पे आज हम ये सीख लेंगे हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, क्या क्या कंडीशन है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, और किसी भी स्पीसीज, अगर आपको कोई स्पीसीज दे रखी है वहां पे अगर हमें उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं, ये सब आज हम सीखेंगे बेटा इस लेक्चर के अंदर। समझ में आई बात? चलो जी स्टार्ट करते हैं जी प्रभु का नाम लेकर। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बेटा वीबीटी क्या है, ठीक है। वीबीटी तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगी। अब क्यों? क्योंकि हमने ओवरलैपिंग कर ली है, और वीबीटी की मैक्सिमम बातें मैंने आपको ओवरलैपिंग में समझा डाली हैं। तो क्या समझा डाली हैं? सुनो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसका काम क्या था? ये जिस साइंटिस्ट ने दी थी ना, ये किस लिए दी थी? ये बताने के लिए कि भैया कहीं पे एटम्स के बीच में अगर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है ना, तो क्यों बन रहा है? क्योंकि भैया सबसे पहली थ्योरी क्या थी कोवलेंट बॉन्ड के लिए? आप कहोगे सर ऑक्टेट रूल वाली थी, जो लुईस और कोसेल ने दी थी ना, कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए बॉन्ड बनाते हैं सारे हमारे पास कौन? एटम्स होते हैं, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए सबसे पहली थ्योरी थी ऑक्टेट रूल वाली, लेकिन उसकी कुछ कमियां आई, ठीक है। तो उसके बाद वहां पे हमारे पास कौन सी थ्योरी आई बेटा? कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसको डिफाइन करने के लिए कौन सी थ्योरी दी हमने? वीबीटी की बातें की। किसकी बातें की? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो भैया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि भैया कहीं पे भी कोवलेंट बॉन्ड जो है, जो हमारा क्या है बेटा कोवलेंट बॉन्ड है, वो कैसे बनेगा? ये कहते हैं जी ये एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेगा। किससे बनेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड कैसे? इज फॉर्म्ड कैसे बनेगा बेटा? ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे ये क्या होंगे बेटा? अलग अलग एटम के होंगे। अब अलग अलग से मेरा मतलब ये नहीं कि एक ये एटम है एक ये एटम है, ये दोनों ही अलग होंगे, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, लेकिन भैया एटॉमिक ऑर्बिटल जिनको ओवरलैप करना है वो अलग अलग एटम से आने चाहिए। ये नहीं है कि सेम ही एटम, एक ही एटम है उसी के दो ऑर्बिटल को तुम ओवरलैप करा रहे हो, नहीं। एक एटम के ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या पॉइंट बोलता है बेटा कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा हमारे पास? ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पहला। फिर भैया इसने कहा कि भैया कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे आपस में कंबाइन करेंगे, ये मैं सब बता चुका हूं ओवरलैपिंग के अंदर। कौन से करेंगे? विच, क्या बोलूं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स having unpaired electrons, having
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो क्या, ओवरलैपिंग। किसके अंडर जाएंगे बच्चा वो, आप कहोगे सर ओवरलैपिंग के अंडर जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये कहा था ना बेटा, ओवरलैपिंग किन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में होंगे, जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। और जब वो ओवरलैप करते हैं ना, तो मैंने आपको यह भी बताया था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब वो ओवरलैप करेंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी स्पिन अपोजिट कर लेगा, उसके बाद वो ओवरलैप कर जाएंगे। तो ये अंडरस्टूड सी बात है, आपके दिमाग में अब बैठ जानी चाहिए बात। कोई ये क्वेश्चन मुझसे कभी मत करना कि सर ये तो सेम स्पिन वाले कैसे ओवरलैप कर गए। भैया अपोजिट स्पिन हो जाती है जब वहां पे ओवरलैपिंग होती है हमारे पास। ठीक है, तो भैया ये सारे पोस्टुलेट आखिरकार बोल कौन रहा था जो हमने ओवरलैपिंग में दिए थे आपको, ये सब वीबीटी ने बोला था। ठीक है, फिर मैंने वहां पे आपको सब बता दिया था कि भैया ओवरलैपिंग जहां पे मैक्सिमम होगी वहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, कौन सी ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, कौन सी ओवरलैपिंग कम होती है। ठीक है, ओवरलैपिंग से कब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कब पाई बॉन्ड बनेगा। तो एक्चुअल में वो जो मैंने तुम्हें ओवरलैपिंग के नाम पे चीजें पढ़ाई थी ना, वो सारा काम इसका था। मैंने वहां पे वीबीटी का नाम क्यों नहीं लिया, मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर मैं तुम्हें वीबीटी के लिए बोलता ना, तो किताबों के अंदर वीबीटी बहुत छोटे में निपटा दी जाती है। ओवरलैपिंग के बारे में ज्यादा तुम्हें वहां पे नॉलेज दिया ही नहीं जाता, तो इसलिए उसको पहले सेपरेट टॉपिक से पढ़ा दिया मैंने। अब तुम्हें वो सब दिमाग में है, तो अब तुम इस वीबीटी को अच्छे से समझ पाओगे, कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो भैया यहां पे क्या हुआ, हमारे पास ओवरलैपिंग हुई। ठीक, तो भैया वीबीटी के अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, वहां पे एटम्स आते हैं, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं बेटा, आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है बेटा, वहां कोवलेंट बॉन्ड की, और हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। अब इसका एक एग्जांपल लो, एक एग्जांपल लो। मान लीजिए हमें क्या करना है, CH4 मॉलिक्यूल बनाना है। क्या बनाना है बेटा, CH4। तो CH4 मॉलिक्यूल कैसे बना बेटा, कार्बन और 4 हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ठीक है सर, बना हुआ है। मान लो जी ये है वो 4 हाइड्रोजन। चलो पहले कार्बन के लिए बात करता हूं बेटा। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आप कहोगे सर हमारे पास होती है 1s2 2s2 और क्या होती है बेटा, 2p2, यही तो होती है। ठीक, तो भैया ये है 1s, ये है हमारा 2s, ये है हमारा 2p। अब भैया यहां पे देखो कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, तो आप कहोगे सर 4 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन के ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, किसके साथ, कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ। और 4 बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है, और देखो कल कोवैलेंसी की बातें हमने की थी, कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है मैक्सिमम। 4 से ज्यादा बॉन्ड कार्बन हमारा नहीं बना सकता। तो भैया ग्राउंड स्टेट है ये, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 2। तो तुम क्या कहोगे सर ये तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा, कितने बनाएगा, 2। लेकिन हमें बनाने हैं 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इस ग्राउंड स्टेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले किसके अंदर, एक्साइटेड स्टेट 1 के अंदर। किसके अंदर, एक्साइटेड स्टेट 1। तो जैसे ही मैं एक्साइटेड स्टेट करूंगा, और एक्साइटेड स्टेट का भी मैंने आपको एक रूल बताया था कि सेम शेल के ऑर्बिटल्स में एक्साइटेशन चलता है। तो भैया एक 2s का इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चला जाएगा बेटे, कहोगे सर यहां से उठ के इसके अंदर चला जाएगा। तो भैया देखो ये 1s, ये 2s, और ये क्या है हमारे पास 2p। तो हमारे पास अब कितने ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिनके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप कहोगे सर 4 हो गए ऐसे। तो भैया अब क्या होगा, मेरे पास हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो क्या करेगा बेटा, एक हाइड्रोजन का, मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो एक हाइड्रोजन का आएगा बेटा, वो क्या करेगा, इस वाले कार्बन के 2s से एक हाइड्रोजन का 1s क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी बेटा, यहां पे एक ओवरलैपिंग होगी ना 2s और 1s वाली। तो यहां से इस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, आप कहोगे सर सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि SS ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है।
एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं, अब तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा हाइड्रोजन आया, उसका 1s क्या करता है बेटा? अब कहोगे सर उसका 1s क्या करेगा? कार्बन के एक 2p ऑर्बिटल से क्या कर जाएगा? ओवरलैप। तो ये ओवरलैपिंग क्या होगी बेटा? 1s 2p ओवरलैपिंग होगी। क्या होगी? 1s 2p ओवरलैपिंग होगी। और अगर मैं बात करूं दूसरे की, तो दूसरा हाइड्रोजन आएगा, उसका 1s यहां पे, दूसरा हाइड्रोजन आएगा, उसका 1s यहां पे। तो भैया यहां पे अगर आप ढंग से देखें तो ये ओवरलैपिंग एक यहां हुई, ठीक है, और एक ओवरलैपिंग बेटा मैंने ये करते। तो भैया 4 बॉन्ड बन गए मेरे पास। 4 बॉन्ड जो हमारे पास बने किसके बीच में? कार्बन और 4 हाइड्रोजन के बीच में। तो कौन कौन सी ओवरलैपिंग वहां पे आई है? तो तुम कहोगे देखो इसको ऐसे दिखा दूं, कार्बन है, कार्बन के कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आप कहोगे सर एक 2s और बाकी कौन से हैं? 2p। तो भैया 2p वालों की, 2p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, 2px 2py 2pz। और आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये पढ़ के आए होंगे बेटा कि ये तीनों ही ऑर्बिटल क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं जी, ठीक है। तो मैं ऐसे दिखा देता हूं, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, एक 2p ये रहा कार्बन का, दूसरा 2p ये रहा, और तीसरा 2p ऑर्बिटल ये रहा। तो देखो 90 डिग्री पे है, इस तरीके से दिखाते हैं। अब ये मत कहना सर आपने तो हाफ लोब बना दिए, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। इसका एक लोब इधर होगा, इसका एक लोब इधर होगा, इसका एक लोब नीचे। भैया जब ओवरलैपिंग होगी तो p ऑर्बिटल का एक ही लोब तो जाके ओवरलैप करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या बेटा इसके पास? इसका s ऑर्बिटल है सर। चलो जी बहुत बढ़िया सर। अब क्या होने वाला है सर? अब आप कहोगे कि सर अब हाइड्रोजन आएगा और ओवरलैपिंग करेगा। एक हाइड्रोजन आया, उसका 1s यहां पे ओवरलैप कर गया, दूसरे हाइड्रोजन का 1s यहां कर गया, तीसरे हाइड्रोजन का यहां कर गया, और चौथे हाइड्रोजन का यहां कर गया, ठीक है, ठीक है। अब इनके बीच में क्या करता हूं बेटा? इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। तो जहां पे ओवरलैपिंग एरिया है बेटा, वहां पे क्या होगा? अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि एक 1s एटॉमिक ऑर्बिटल एक अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, और बाकी इनमें भी तो एक एक अनपेड है, तो ओवरलैप्ड एरिया के अंदर पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो यहां पे बताना क्या चाह रहा हूं मैं? बताना ये चाह रहा हूं कि भैया ये जो ओवरलैपिंग हुई, ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई? तो आप कहोगे सर ये हुई 1s 2s ओवरलैपिंग, या फिर इसको क्या बोलूं? ss ओवरलैपिंग बोल दूं, ठीक है। ये कौन सी ओवरलैपिंग है? आप कहोगे सर ये है 2p 1s। ये भी कौन सी है? आप कहोगे सर 2p 1s। ये कौन सी है? आप कहोगे सर 2p 1s, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट पेज पे बताता हूं कि भैया जब मेरे पास CH4 बन रहा है तो VBT के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू VBT हमारे पास उस CH4 के अंदर 2 टाइप की ओवरलैपिंग आई है। एक ओवरलैपिंग आई है सर 1s 2s वाली, ठीक है, एक ओवरलैपिंग तो ये हो रही है, और एक ओवरलैपिंग क्या है? 1s 2p वाली। कौन सी है बेटा? 1s 2p वाली है। बोलिए बात समझ में आई? हाँ जी सर समझ में आ गई। तो भैया ऐसी एक ओवरलैपिंग और ऐसी 3 ओवरलैपिंग है। तो अब सबसे पहले मुझे यह बताइए कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग कौन सी है? बताए थे ना, ओवरलैपिंग का अगर ट्रेंड निकालना हो, कौन सी ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी हो रही है, मतलब कहां पे ओवरलैपिंग ज्यादा है, कहां पे कम है। तो इसका मैंने तुम्हें 2 केसेस बताए थे, 2 तरीके दिए थे, तो उससे तुम बता सकते हो कि भैया देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, आगे लिख देता हूं, यहां पे हो रही है 1s 2p ओवरलैपिंग, ये 2 टाइप की तो ओवरलैपिंग चल रही है। अब भैया मैं पूछ रहा हूं कि बताओ कौन सी ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो तुम कहोगे कि सर ये वाली ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक। क्यों भैया? क्योंकि n1 प्लस n2 का जो सम है वो सेम आ रहा है। जब n1 प्लस n2 का सम सेम आता है तब मेरे पास ओवरलैपिंग का क्या ट्रेंड रहता है? pp ओवरलैपिंग सबसे स्ट्रॉन्ग, उससे कम sp, उससे कम ss। यही तो चलता है ट्रेंड हमारे पास, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो भैया उसी के बेस पे बोला है, ठीक। तो ये ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन रहे होंगे वो बॉन्ड भी क्या होंगे बेटा? हमारे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे,
और इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन रहे होंगे वो क्या होंगे बेटा, वो हमारे क्या होंगे, वीक होंगे। बेटा ये कंपैरेटिवली बोल रहा हूं, इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं मैं आपस में, ठीक है, कि भैया इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेंगे वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होंगे किसके कंपैरिजन में, जो इस ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर वीबीटी की बात मानी जाए तो वीबीटी के अकॉर्डिंग इन CH4 मॉलिक्यूल, इन CH4 मॉलिक्यूल 3 bonds have same strength, whereas one bond have different bond strength। बोलिए जी, ये बात समझ में आई? मतलब 3 बॉन्ड तो ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रेंथ सेम होगी। क्यों? क्योंकि भैया वो 3 बॉन्ड कौन से ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, 1s2p की ओवरलैपिंग, मतलब sp ओवरलैपिंग से बन रहे हैं जी। और एक बॉन्ड जिसकी क्या होगी बेटा स्ट्रेंथ उन तीनों बॉन्ड से अलग होगी, या बोलूं कम होगी, वो किस ओवरलैपिंग से बन रहा होगा बेटा, 1s2h से। आप ये चीज देख भी तो सकते हैं, यहां पे देखो। तो कहने का मतलब क्या बेटा, ये जो मेरे पास 3 बॉन्ड है ना, ये वाले, इनकी स्ट्रेंथ सेम होगी, और ये वाला जो होगा बेटा इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट आएगी, क्योंकि ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट यही तो कहता था मैं, ठीक है, कि पीपी ओवरलैपिंग क्या होती है, ज्यादा स्ट्रांग होती है, और ओवरलैपिंग जितनी स्ट्रांग बॉन्ड भी क्या होगा बेटा उतना स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन क्या निकाला बेटा हमने ये निकाला कि भैया CH4 के अंदर 3 बॉन्ड तो क्या होंगे बेटा सेम स्ट्रेंथ के होंगे, एक बॉन्ड क्या होगा उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी, या बोलूं उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जो बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। क्या बोला बेटा मैंने, जो बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा, जो बॉन्ड जितना वीक होगा उसको उतनी आसानी से तोड़ दिया जाएगा। समझ रहे हैं बात भैया? कहना ये चाह रहा हूं, प्रेम जितना पक्का, जितना ज्यादा, उनको अलग करना उतना ही मुश्किल। अगर प्रेम ठीक ठाक ही है जी, बस काम चला हुआ है कि भैया ठीक है, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, जो डेली वाला प्रेम होता है ना, आज इससे, कल उससे, परसों किसी और से, अगर वो वाला प्रेम है तो भैया वो तो आसानी से टूट जाता है। आई बात समझ में? फिर कहोगे सर हमेशा ये एग्जाम्पल, आपकी जिंदगी में भी मेरे ख्याल से सूनापन बहुत है। नहीं है भैया, इतना सूनापन नहीं है, मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत दोस्त हैं जी। ठीक है, एक बच्चा तो ये कहता कि सर जब आपसे मिलूंगा ना तो आपको हक करूंगा ताकि आपको अकेलापन ना लगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू, इतना सोच रहे हो बेटा, कोई बात नहीं, आओ जी आओ, जरूर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं भैया मैं अकेलेपन में नहीं हूं। किसने कहा कि भैया मैं अकेलेपन में हूं? वो तो मैं वैसे ही बोल देता हूं मजाक मजाक में, कभी कभी मूड हो जाता है मेरा। ठीक है, चलो सर, आपका मूड होता है, हम सीरियस ले जाते हैं, हमें लगता है कि हमारा मास्टर तो एकदम अकेला हुआ है। नहीं जी, अकेला नहीं हो भाई, बहुत लोग ने मेरे गोल। चलो जी चलो, देखो भैया CH4 के लिए बोला। अब दूसरी बात क्या बोली, वीबीटी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, ये वीबीटी ने हमें बोल के दिया, क्योंकि वीबीटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यही चीजें निकल रही हैं हमारे पास। ठीक है, अब वीबीटी ने एक पॉइंट और बोला। क्या बोला, क्या बोला, देखो यहां पे एक बार स्ट्रक्चर बनाता हूं। हमारे पास बेटा CH4 की देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन के आई थी अकॉर्डिंग टू वीबीटी। यहां पे हाइड्रोजन आ गए थे, ऐसे ओवरलैपिंग हो गई थी, ये हाइड्रोजन का था, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। तो भैया जब CH4 मॉलिक्यूल की हमने वीबीटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट की, तो वहां पे बॉन्ड एंगल की और बात हुई। क्या बात हुई कि सर वीबीटी ने यह कहा कि भैया हमारे 3 बॉन्ड तो कौन से ओवरलैपिंग से बने हैं, sp ओवरलैपिंग से बने हैं, और हमें यह भी पता है कि भैया जो हमारे ये p ऑर्बिटल है ना 90 डिग्री पे होते हैं जी एक दूसरे के। किस पे होते हैं, 90 डिग्री। तो तुम ये कहोगे कि सर अगर मैं ये वाला बॉन्ड लूं, इसके बीच में कितने का एंगल है, आप कहोगे सर 90 डिग्री का। अगर मैं इसका लेता हूं तो ये भी कितने का है, 90 डिग्री का है सर। अगर इन दोनों के बीच में भी देखूंगा तो वो भी 90 डिग्री का होगा। अब ये मत कहना कि सर ये तो 180 दिख रहा है, भैया ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन तीनों एक्सिस के बीच में हमारे पास बॉन्ड एंगल कितने का होता है,
आप कहोगे सर 90 डिग्री। समझ रहे हो ना, इसको ऐसा समझो कि ये वाला जो बॉन्ड है ना आगे की तरफ है, ठीक है। मान लो ये पी वाई है, ये पी एक्स है, तो पी जेड ऐसे होगा ना भैया, तो तीनों के बीच में 90 डिग्री। तो भैया अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, 3 बॉन्ड एंगल्स, 3 बॉन्ड एंगल्स इन CH4 आर ऑफ 90 डिग्री। तो मतलब 3 बॉन्ड एंगल तो क्या होने चाहिए थे, आप कहोगे सर 90 डिग्री के, और एक जो बॉन्ड एंगल बचा उसको कोई डिफाइन वो कर नहीं पाया, क्योंकि भैया एसएस ऑर्बिटल तो क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, तो उनके लिए तो कोई एक्सिस जरूरी नहीं है, वो तो कहीं से भी आके क्या करे, ओवरलैपिंग करे, हेड ऑन होगी। तो भैया यहां पे इन तीनों के लिए तो उसने बोल दिया कि भैया 90 डिग्री का होगा, बाकी जो एक बॉन्ड एंगल बचा ना यहां पे जो इस ओवरलैपिंग से बन रहा है उसको डिफाइन नहीं कर पाए, ये डिफाइन नहीं हुआ जी बॉन्ड एंगल। क्यों नहीं हुआ, ये आपको अब समझ में आ गया होगा, ये आपको अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बताया था बेटा एसएस ओवरलैपिंग किसी भी डायरेक्शन से कराओ हमेशा क्या होती है बेटा, क्या होती है, हेड ऑन होगी। अब भैया ऐसे करा लो, ऐसे करा लो, ऐसे करा लो, ऐसे करा लो, कैसे भी करा लो, तो यहां पे बॉन्ड एंगल डिफाइंड हो ही नहीं सकता था। तो भैया वीबीटी ने कहा कि भैया यहां पे 90 डिग्री के बॉन्ड होंगे 3, और बाकी जो एक होगा वो किसी भी एंगल पे हो सकता है। ठीक है जी, ठीक है। तो ये वाला कंक्लूजन लेके उसने साइंटिस्टों के सामने रख दिया कि भैया देखो CH4 मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से बना है, ठीक है। वहां पे 2 टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, एसएस ओवरलैपिंग एंड एसपी ओवरलैपिंग। वहां पे उसने बॉन्ड एंगल डिफाइन कर दिए, और ये सारा ताम झाम लेके वो पहुंच गया साइंटिस्टों के सामने कि भैया देखो ऐसे बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन लेकिन भैया जैसे ही उसने ये सारी चीजें बोली किसके सामने, साइंटिस्टों के सामने, क्या क्या बोला कि सर CH4 के अंदर 3 बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 1 बॉन्ड वीक है, वहां पे 3 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं, एक को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि भैया रुको, हमें टाइम दो, समय दो। फिर उन्होंने क्या किया, CH4 मॉलिक्यूल पे एक्सपेरिमेंट्स किए। जब एक्सपेरिमेंट किए तो भैया जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आए वो एकदम अलग कहानी कह रहे थे, जो किसने बताई हमें, वीबीटी ने बताई। तो भैया वहां पे होने लगा अब क्या, डांस। अब वीबीटी वाले भैया को बुलाया गया जिसने वीबीटी दी थी, और उससे पूछे गए क्वेश्चंस। क्या पूछे गए भैया, देखो अब CH4 की असली स्ट्रक्चर सुनो भैया। CH4 के अंदर जो 4 बॉन्ड है ना मेरे पास, देखो अभी तो ऐसे ही बना रहा हूं मैं, इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है। अभी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, अभी ऐसे बना 4 बॉन्ड बने हुए। तो भैया एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर all bonds have equal bond strength। कहने का मतलब क्या है, जब एक्सपेरिमेंट किए ना तो एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चली कि भैया कोई भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ लो, सबको तोड़ने में सेम एनर्जी लगेगी। अगर भैया मैं इसको तोड़ रहा हूं, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा हूं, तो मान लिया यहां पे मुझे 10 किलो जूल की एनर्जी लग रही है, तो भैया चाहे मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं, इस बॉन्ड को तोड़ूं, चाहे इस बॉन्ड को तोड़ूं, तो हर जगह 10 किलो जूल की लग रही है, जो कि कंट्राडिक्ट थी बात किसके, वीबीटी के। क्यों, क्योंकि वीबीटी ने तो हमें यह कहा था, क्या कहा था सर, उसने तो यह कह दिया था कि भैया यहां पे जो 3 बॉन्ड है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब 3 बॉन्ड को तोड़ने में सेम एनर्जी लगेगी, और जो एक बॉन्ड वीक पड़ रहा है मेरा, जो किस ओवरलैपिंग से बन रहा है, एसएस ओवरलैपिंग से बन रहा है, उसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी। तो मतलब तो वहां उसने क्या किया, उसने ये बोल दिया कि 3 बॉन्ड सेम एनर्जी से टूटेंगे, क्योंकि 3 बॉन्ड बन रहे थे मेरे एसपी ओवरलैपिंग से। एक जो बॉन्ड था वो वीक था सबसे, उसको तोड़ने में बहुत ही कम एनर्जी लगनी थी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किए तो क्या मिला बेटा, एकदम इसका उल्टा रिजल्ट मिला। क्या मिला कि सर ये मिला कि भैया कितने भी बॉन्ड है, जितने भी बॉन्ड है यहाँ पे CH4 के अंदर, वो सब के सब सेम एनर्जी देने पे ही टूटेंगे। तो साइंटिस्ट कहते हैं हाँ भैया, वीबीटी वाले भैया बताओ ये कैसे हो गया, एक्सपेरिमेंट तो ये कहानी कह रहे हैं लेकिन आपकी थ्योरी तो कुछ और ही कह रही है। तो भैया इसका जवाब उस वीबीटी वाले भैया के पास कुछ भी नहीं था, पॉलिंग था। मैं बता देता हूं, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है
पॉलिंग ने ये वीबीटी थ्योरी दी थी। अब चलो साइंटिस्ट का नाम तुमसे कोई नहीं पूछेगा, मुझे याद नहीं है, ठीक है, वीबीटी वाले भैया, हमारे लिए इतना ही काफी। ठीक, इस बात की एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। दूसरा दूसरा क्या मिला बेटा, एक्सपेरिमेंट से ये भी मिला, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 109 डिग्री एंड 28 मिनट। कि भैया जितने भी बॉन्ड एंगल है ना CH4 के अंदर, वो सारे के सारे कितने हैं, कितने के आ रहे हैं बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट के आ रहे हैं। तो फिर पूछा गया वीबीटी वाले भैया से कि वीबीटी वाले भैया आप तो ये कह रहे थे कि वहां पे तो 90 डिग्री के मिलेंगे और एक बॉन्ड एंगल का तो कुछ कह ही नहीं सकते किस एंगल पे मिलेगा, लेकिन यहां पे तो देखो एक्सपेरिमेंट से जब बॉन्ड एंगल निकाले तो वहां पे तो एक वैल्यू आ रही है जी, कोई भी बॉन्ड कैलकुलेट करो बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्री 28 मिनट का आ रहा है। तो भैया जैसे ही ये सारी बातें सामने निकल के आई तो वीबीटी को बोला गया कि भैया आपके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है। ठीक है भैया, इसी दिक्कत की वजह से जब वीबीटी इन चीजों का जवाब नहीं दे पाया, मतलब वो ये नहीं समझा पाया कि भैया मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी है, बेसिकली स्ट्रक्चर से तो रिलेटेड हो गया। जब बॉन्ड एंगल हमारा क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है, तो मतलब क्या होगा, उस मॉलिक्यूल की एक क्या होगी, स्ट्रक्चर तो होगी, तो स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर पाया उसकी। दूसरा, बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन नहीं कर पा रहा जी वो, कि भैया आप तो कह रहे हो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग आनी चाहिए, लेकिन यहां पे तो सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ आ रही है। तो भैया ये क्या बनी हमारे पास, कमियां बनी, किसकी, वीबीटी की। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस की, हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन की हमें जरूरत पड़ी, तो हाइब्रिडाइजेशन पे जाएंगे, लेकिन पहले क्या देख लो, ये देख लो जी, ये देखो जी, यहां पे मैंने साफ साफ लिखा हुआ है। कुछ बच्चे डिमांड कर देते हैं कि सर आप ना हमें थोड़ा नोट्स बनाने के लिए जगह दे, तो वीबीटी के बेटा मैंने देखो पॉइंट्स लिख दिए, लिखा हुआ देखो, एक बार पढ़ के दिखा देता हूं। ये सारी चीजें मैं पीछे समझा चुका हूं, यहाँ पे बेस क्या हुआ बेटा, थ्योरेटिकली लिखी हुई है कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी इन केस ऑफ CH4 3 CH बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन 1 CH बॉन्ड। भैया 3 CH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है किससे, 1 CH से। क्यों होंगे, ये आपको पता है, ये SS ओवरलैपिंग की है, और जो 3 CH बॉन्ड है ये कौन से वाले बोल रहे हैं बेटा, ये SP ओवरलैपिंग वाले बोल रहे हैं। ठीक है, फिर कहते हैं 3 CH बॉन्ड आर परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर व्हाइल बॉन्ड एंगल ऑफ 1 CH बॉन्ड इज नॉट डिफाइंड। ये भी मैंने बताया था कि भैया 3 तो क्या होने चाहिए थे, वहां पे 90 डिग्री के एंगल आने चाहिए थे, और एक का तो डिफाइन ही नहीं कर सकते, किसके अकॉर्डिंग, वीबीटी। फिर क्या कहता है भैया, ज्योमेट्री इज नॉट डिफाइंड। ज्योमेट्री का मतलब उसकी शेप कैसी है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है मॉलिक्यूल की, तो वो डिफाइन ही नहीं हो पा रही थी उससे। क्यों, क्योंकि भैया चौथा बॉन्ड एंगल उसे पता ही नहीं चल रहा था चौथा कहां पे लगाऊं। मान लो जी देखो, दो बंदे ऐसे खड़े हैं, एक इधर एक इधर, तो तुम क्या कहोगे, ये 180 डिग्री पे है जी मेरे। ठीक है, अब जो तीसरा बंदा है, अब वो नहीं पता चल रहा कहां पे खड़ा है, मेरे सामने खड़ा है, टेढ़ा खड़ा है, या इसके पास खड़ा है। तो भैया जब तक उस तीसरे बंदे की पोजीशन नहीं पता चलेगी तब तक मैं बोल ही नहीं सकता कि भैया किस शेप के अंदर खड़े हैं हम सब, समझ रहे हो। तो इसीलिए बोला जी, ज्योमेट्री को वो डिफाइन नहीं कर पाया, कौन, वीबीटी। किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को वो समझा ही नहीं पाया, क्योंकि उसके अंदर कमियां आ गई ना बेटा, ये वाली कमियां आ गई। ठीक है, तो ये कमियां हमने डिस्कस की थी। चलो जी, तो देखो ये राजी, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल, जो एक्चुअल में होती हैं, ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, वीबीटी के अकॉर्डिंग नहीं। ये क्या है बेटा हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल है। क्या एक्सपेरिमेंटल है कि ऑल CH बॉन्ड हैव सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट का, और ज्योमेट्री फिक्स होती है जी टेट्राहेड्रल। ये देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, देखेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल क्या होती है, TBP क्या, ये सब आगे की बात है, लेकिन उसकी ज्योमेट्री हमें फिक्स मिली। और जबकि वीबीटी तो ज्योमेट्री को डिफाइन कर ही नहीं पाया जी, किस मॉलिक्यूल की क्या ज्योमेट्री होने वाली है। ठीक है, तो भैया ये सब थी क्या, उसकी ड्रॉबैक्स, क्या थी, ड्रॉबैक थी। इन्हीं ड्रॉबैक का जवाब देने के लिए कौन आया, हाइब्रिडाइजेशन आई। हाइब्रिडाइजेशन के साइंटिस्ट ये कहते हैं, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था, उन्होंने आके इन चीजों को डिफाइन किया, जो चीजें कौन नहीं डिफाइन कर पाया था बेटा, वीबीटी डिफाइन नहीं कर पाया था। देखो स्टेप वाइज चीजें चलती हैं, सीधी स्टेप वाइज चीजें चल रही हैं। कैसे, जैसे हमारा क्या था, ऑक्टेट रूल था, उसकी कुछ कमी आई,
उन कमियों को दूर करने के लिए कौन आया? वीबीटी। उसने उन क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश की जो कौन नहीं दे पाया था बेटा? हमारा कौन नहीं दे पाया था? ऑक्टेट। वीबीटी ने उनका जवाब दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां फिर निकल आई, वो कुछ क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। फिर हमने बात की हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी कुछ कमियां आएंगी, जिसके लिए हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो ये क्या एक सीक्वेंस चल रही है हमारे पास। और याद क्या रखना बेटा, ये सब कोवलेंट बॉन्ड के लिए डिफाइंड है। ये सब कोवलेंट बॉन्ड के लिए डिफाइंड है। ये जितनी भी थ्योरी मैं पढ़ा रहा हूं अभी, ये सब कोवलेंट बॉन्ड के लिए। दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। आई बात समझ में? ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ो। तो भैया बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो अंग्रेजों देखो, ये रही क्या हमारे पास इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन पढ़ लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या कह रहा है ये। कहता है जी, फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल of same or nearly same energy and thus producing hybrid orbital of same energy and same shape is called as hybridization। क्या कह गया सर? बड़ी अंग्रेजी झाड़ गया ये तो सुनो क्या कह रहा है। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है? देखो CH4 के एग्जांपल से ही बताता हूं, क्योंकि पीछे CH4 का ही करके आए हैं। क्या कहा भैया? कार्बन है, ये है जी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप कहोगे सर बार बार वही चीजें कर रहे हो। भैया समझ में तभी आएंगी ना, समझ में तभी आएंगी तुम्हें। ये है जी, ये 2s, ये 2p, ये 1s। ठीक, तो भैया जब एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो हमें क्या पता चला था? हमें यह पता चला था कि भैया कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जितने भी हैं CH4 के अंदर, वो सब के सब क्या है हमारे पास? सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ के हैं। तो इसका मतलब क्या है? चारों के चारों जो बॉन्ड बन रहे हैं ना बेटा, वहां पे ओवरलैपिंग सेम चल रही है। क्या चल रही है? सेम ओवरलैपिंग चल रही है सर। तभी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या आएगी? सेम आएगी ना। अगर अलग अलग ओवरलैपिंग से बनते तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या आती? अलग अलग आती। अब ये सेम ओवरलैपिंग कैसे हुई? तो उसका जवाब किसने दिया बेटा? हमें हाइब्रिडाइजेशन ने दिया। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है कि भैया हमारे पास वैलेंस शेल के जो क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जिनकी एनर्जी या तो सेम हो या नियरली सेम हो। क्या बोल रहा हूं? दोज वैलेंस शेल ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी, मतलब या तो उनकी एनर्जी एकदम बराबर हो या लगभग बराबर हो, तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर जाते हैं? आपस में मिक्स कर जाते हैं। ठीक है, और मिक्स करने के बाद क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो शेप होती है, जो एनर्जी होती है, वो क्या होती है? एग्जैक्टली सेम होती है। ठीक है, तो भैया मेरे लिए क्या है? ये वैलेंस शेल है। हाँ जी सर, ये वैलेंस शेल है। ठीक है, अब भैया जितने बॉन्ड बनाने हैं ना हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके हाइब्रिडाइज क्या बनाने पड़ेंगे? ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे। इन जनरल ये चीज बोली जा सकती है। ठीक है, तो भैया देखो यहां पे 4 बॉन्ड बन रहे हैं जी कार्बन के, तो इसे क्या चाहिए? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए। अब वो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे बेटा? एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स होंगे। और कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे बेटा? जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे ताकि तुम्हें की पॉइंट्स याद रहें। एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और नियरली सेम एनर्जी। तो भैया ठीक है ना। अब देखो 2s और 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करने वाले हैं? मिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब भैया 2s और 2p की एनर्जी नो डाउट अलग अलग होती है, लेकिन है तो ये दोनों सब शेल सेकंड शेल में ही ना। समझ रहे हो ना? ये क्या बेटा? सेकंड शेल। उस सेकंड शेल के अंदर मैंने क्या किया? एक सब शेल 2s बोली, एक सब शेल 2p बोली। अब नो डाउट इनकी एनर्जी अलग अलग है, लेकिन मैं ये तो बोल सकता हूं ना, एक ही शेल में होने की वजह से इनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा? इन दोनों की एनर्जी नियरली सेम होगी। 2s ऑर्बिटल्स की और 2p ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है? नियरली सेम है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी? 2p ऑर्बिटल्स की, तो इन 2p ऑर्बिटल्स की तो क्या है बेटा? एनर्जी एकदम सेम है ना, एग्जैक्टली सेम है ना। और हमने बोला क्या है कि सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेंगे बेटा?
इंटरमिक्स करेंगे जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है या फिर नियरली सेम एनर्जी क्या है। ये इंटरमिक्सिंग के लिए है। किन ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी बेटा, आप कहोगे सर उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जिनकी एनर्जी सेम है या फिर नियरली सेम है। अब ये मत कहना सर 1s 2s की हो जाए, नहीं भैया, ये इंटरमिक्सिंग नहीं होगी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि भैया दोनों अलग अलग शेल के हो गए, तो यहां पे तो एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन सेम शेल के अंदर ही बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कि वहां पे एनर्जी डिफरेंस तो है लेकिन बहुत कम है, तो हम बोल सकते हैं नियरली सेम एनर्जी के हैं। ठीक है सर। अब जो सबसे बड़ा डाउट बच्चों के दिमाग में रहता है वो ये रहता है कि सर ये एटॉमिक ऑर्बिटल अलग अलग एटम के ले रहे हैं या फिर एक ही एटम के। तो देखो बेटा यहां पे लिखा हुआ है तुम्हारा जवाब, एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है, तो कार्बन के 2s और ये तीनों p के ऑर्बिटल आपस में क्या कर जाएंगे, मिक्स कर देंगे। ठीक है सर, तो बताओ सर आगे चलो। तो भैया आगे अगर हम चलें तो मैं ये बोल सकता हूं इनकी क्या हुई बेटा, इंटरमिक्सिंग हुई। क्या हुई बेटा, इंटरमिक्सिंग हुई, और हमारे पास क्या बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे आपस में इंटरमिक्स करेंगे उतने ही क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। इनको क्या बोल रहा हूं बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल रहा हूं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर किसके बराबर होगा, आप कहोगे सर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स दिमाग में बैठा के रखो जो जो बोल रहा हूं। ठीक है, चलो जी चलो। अब बात आती है कि सर इंटरमिक्सिंग हो गई। ठीक है, अब ये इंटरमिक्सिंग के बाद देखो ये मैंने सारे एक साथ दिखा दिए, जिसका मतलब क्या, इन सब की एनर्जी सेम होगी, इन सब की शेप भी क्या है, सेम है। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है बेटा, एग्जैक्टली सेम। एनर्जी क्या है बेटा, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, आगे कर लेते हैं वरना यहीं पे होच पोच हो जाएगा। तो यहां पे बना रहा हूं, देखो बेटा यहां पे बना रहा हूं कि हमारे पास एक 2s था और 3 क्या थे बेटा, 2p थे। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर थे कार्बन के। ठीक है, इनकी क्या हुई बेटा, इंटरमिक्सिंग हुई। सर इंटरमिक्सिंग करवा दिया आपने, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, एक बात को बहुत बार बोलते हो सर आप, ठीक है बोर हो जाते हैं, जल्दी जल्दी बोला करो। नहीं जी नहीं, जितना सुनोगे उतना याद रहेगा। इंटरमिक्सिंग के बाद क्या बना, हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की क्या खासियत है, खासियत ये है जी, देखो यहां पॉइंट्स की फॉर्म में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स्ड। कि भैया जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं उतने ही क्या बनेंगे बेटा, हमारे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब याद रखना ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होने चाहिए जो इंटरमिक्स कर रहे हैं, या तो सेम एनर्जी के हो या नियरली सेम एनर्जी। ठीक है, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या होगी बेटा, यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट में, या तो सेम और नियरली सेम एनर्जी। ठीक है, लेकिन जैसे ये इंटरमिक्स कर गए तो भैया यहां पे जो मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ना, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की क्या होगी बेटा, एग्जैक्टली सेम एनर्जी होगी। एग्जैक्टली सेम एनर्जी होगी जी हमारे पास। और क्या होगी बेटा, एक क्या होगी बेटा, सेम शेप होगी। इनकी शेप भी क्या होगी, सेम। देखो यहां पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करे थे उनकी शेप डिफरेंट हो सकती है। एक एस का कर रहा है 3 पी के, आपको पता है एस स्फेरिकल होता है, पी क्या होता है, डंबल शेप होता है। तो अलग अलग शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। लेकिन जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है ना, तो भैया वहां पे क्या होती है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं एग्जैक्ट सेम एनर्जी के बनते हैं, और उनकी शेप भी क्या होती है, सेम होती है। उनकी शेप भी क्या होती है बेटा, सेम होती है। चलो जी ठीक है, इतनी बात समझ में आई तुम्हें, इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन ये उठता है
कि सर ये तो ठीक है, आपने ये तो बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स सिर्फ वही आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं जिनकी एनर्जी सेम हो या फिर नियरली सेम हो, क्या इसके अलावा भी कोई और कंडीशन है? कुछ बुक्स में लिखा रहता है ये कि ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल कैन कंबाइन विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे ओवरलैपिंग के लिए देखो, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बताता हूं कंडीशन फॉर इंटरमिक्सिंग, यहां पे लिख देता हूं कंडीशंस फॉर इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, पहली कंडीशन तो क्या, पहली कंडीशन तो क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल, अब वो खुद लिख लेना, एटॉमिक ऑर्बिटल हैव क्या, सेम और नियरली सेम एनर्जी। बहुत बार लिख दिया तो ये याद हो जानी चाहिए। सेकंड क्या बेटा, ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन क्या बोली थी हमने कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, लेकिन यहां पे जब मैं बोलता हूं तो क्या कंडीशन होती है बेटा, चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको ऐसे लिख दो, चाहे क्या हो बेटा वो एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, चाहे फुल्ली फिल्ड हो, चाहे एम्प्टी हो, तो किसी भी टाइप का एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर सकता है बेटा, वहां पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो हाफ फिल्ड हो, चाहे फुल्ली फिल्ड हो, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल एम्प्टी हो। लेकिन ऊपर वाली कंडीशन वहां पे फॉलो होनी चाहिए कि जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इंटरमिक्स कर रहे हैं ना, हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो हाफ फील्ड है, फुल्ली फील्ड है या फिर एम्प्टी है, बस क्या होना चाहिए वहां पे, मेरे पास सेम या फिर नियरली सेम एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डाउट बिल्कुल भी मत लेकर आना दिमाग में कि सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर सकते हैं जिनके अंदर क्या हो बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। अनपेड का मतलब क्या, या तो हाफ फील्ड होंगे। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, कंफ्यूज मत करना कि सर आपने ये क्यों लिखा, चाहे अनपेड इलेक्ट्रॉन लिख लो कि एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है, चाहे फुल्ली फील्ड है, चाहे एम्प्टी भी है, वो सब के सब भी किसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बोलो समझ में आई बात? ठीक है सर, ठीक है, तो भैया इंटरमिक्सिंग की बातें समझ में आ गई। ठीक, अब बात करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल की। ठीक है, कि भैया इसने ये कैसे डिफाइन कर दिया कि भैया जितने भी CH4 बॉन्ड है वो सब क्या सेम स्ट्रेंथ के और बॉन्ड एंगल सेम। तो वो देखो, अब वो देखो भैया, इंटरमिक्सिंग के बाद हमारे पास क्या बने थे, आप कहोगे सर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे। क्या बने थे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे। और ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बन रहे थे बेटा, आप कहोगे सर एक S का आ रहा था यहां पे और 3 P के ऑर्बिटल आ रहे थे। ये 3P नहीं है बेटा, 3 P के ऑर्बिटल्स हैं। इसका मतलब ये है, कभी इसको 3P पढ़ने लग जाओ। ठीक है, एक S का ऑर्बिटल आ रहा है और 3 P के ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे थे, मिक्स कर रहे थे, तभी तो क्या बना हमारे पास, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अब इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक नाम है, वो नाम कैसे है बेटा, जितने मेरे पास S के ऑर्बिटल हैं, मतलब जो जो ऑर्बिटल जितने जितने नंबर में मेरे कंबाइन कर रहे हैं ना, उन सबको जोड़ के लिख दो। तो भैया मैं लिख सकता हूं कि यहां पे ये जो ऑर्बिटल बने ना, तो इनका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा sp3 ऑर्बिटल, ये भी क्या होगा बेटा sp3, ये भी क्या होगा sp3, ये भी क्या होगा sp3। तो देखो एक S और 3 P के आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो इसलिए नाम क्या रख दिया इसका, sp3 ऑर्बिटल रख दिया। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम कैसे रखना है, समझ में आया? मान लो एक S का 2 P के क्या करते बेटा ऑर्बिटल, इंटरमिक्स होते, तो नाम क्या हो जाता है, sp2 sp2 sp2। ठीक है, ऊपर की तरफ लिखना बेटा, P का कितना नंबर है, 3, तो देखो P की पावर 3 कर दी। अगर मान लो मेरे पास क्या होता है, एक S का और 2 P के, ऐसे लिख देता हूं 2P, इस डैश का मतलब क्या है कि भैया 2 P के ऑर्बिटल, तो मेरे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते तो कितने बनते, 3 बनते, क्योंकि देखो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं ना। तो भैया जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो sp2 नाम हो जाता। तो नाम कैसे रखना है ये समझ में आई। अब भैया यहां पे ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल बने हैं ना, इनकी एनर्जी क्या है, एग्जैक्टली सेम है, इनकी शेप क्या है, एग्जैक्टली सेम है। अब सुनो जी
कि जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल को दिखाने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है सर? ऐसे होता है जी, एक लोब बड़ा बना दो और एक लोब छोटा सा दिखा दो। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारे पास। समझे बात? हाँ जी, क्लियर है ये चीज? ठीक है जी। अब भैया ये तो क्या हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब सुनो, अब भैया ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, एक एस का और 3 पी के। एस में कितने थे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन, और पी में कितने थे? 2। तो भैया जैसे इनकी एनर्जी बराबर हुई ना, तो एस का 1 इलेक्ट्रॉन भी कहां चला जाता है? एक खाली ऑर्बिटल में चला जाता है। तो यहां पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्यों गया भैया? क्योंकि भैया उसने ये देखा कि भैया एक जगह खाली पड़ी है, वो कहता भैया हम क्यों भीड़ में रह रहे हैं, मैं वहां चला जाता हूं। तो ये चला गया, क्योंकि एनर्जी सेम है ना, एनर्जी सेम है इन चारों की। तो भैया ये चीज बन गई मेरे पास। ठीक, तो अब क्या होना बेटा, कार्बन के ये चीज आई। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल आएगा, यहां पे करेगा कंबाइन, दूसरा हाइड्रोजन का यहां करेगा, तीसरा हाइड्रोजन का यहां करेगा, चौथे हाइड्रोजन का यहां करेगा। ठीक, तो भैया यहां पे कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? आप कहोगे सर हाइड्रोजन का 1s कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर रहा है। पहले तो क्या हो रही थी, एक 1s 2s ओवरलैपिंग, और बाकी 3 कौन से हो रही थी बेटा? आप कहोगे सर 1s 2p ओवरलैपिंग। लेकिन अब मैंने क्या बोला कि भैया कार्बन अब बॉन्ड बनाने से पहले क्या कर रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है, जिन हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp3। तो अब यहां पे मेरे पास जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग से बनेगा? आप कहोगे सर sp3 एंड 1s ओवरलैपिंग से बनेगा। चारों के चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इस ओवरलैपिंग से बनेंगे। चारों ओवरलैपिंग सेम होंगी, सेम होंगी, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, कि चारों CH बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी हमारे पास, एग्जैक्टली सेम होगी। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल डाटा ये कहता था कि भैया सारे के सारे CH बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ एक है। तो भैया हाइब्रिडाइजेशन ने देखो इस चीज को प्रूफ भी कर दिया कि भैया ये कहता कि जब मॉलिक्यूल बनने वाला है ना, तो उस टाइम पे एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर जाते हैं, हाइब्रिडाइज कर जाते हैं, ताकि उनकी एनर्जी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। उसके बाद ओवरलैपिंग होगी। तो ओवरलैपिंग में क्या होने वाले हैं, सेम हाइब्रिड ऑर्बिटल ही मेरे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ओवरलैपिंग सेम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम। बात समझ में? तो पहली ड्रॉबैक का जवाब दे दिया जी हाइब्रिडाइजेशन ने। अब दूसरा क्या बचा था, अब दूसरा बचा था जी बॉन्ड एंगल वाला। तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है कि जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, अब देखो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि क्या करेंगे, दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या करने वाले हैं बेटा, ओवरलैप करने वाले हैं। तो कहने का मतलब यहां पे ओवरलैपिंग जब हो तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। और बेटा आपको पता है इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन तो होती है जी, और हर एक मॉलिक्यूल क्या चाहता है कि रिपल्शन कम से कम हो, और उस रिपल्शन को कम करने का तरीका क्या है बेटा, कि इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाए। भैया मतलब झगड़ा होता है जी दो बच्चों में, दो इंसानों में झगड़ा हो रहा है, तो उनका झगड़ा कम करने का तरीका क्या है, उनको दूर दूर ही रखो, क्योंकि पास आएंगे तो झगड़ा होगा, लड़ाई होगी जी। तो सेम कहानी आप बोलते हैं जी हाइब्रिडाइजेशन, कहते हैं जी इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जब ओवरलैपिंग हो जाएगी ना, ये ओवरलैपिंग करके क्या बना लेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बना लेंगे, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही पेयर होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होगी। ठीक है, यहां पे देखो इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। तो भैया इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, इस वाले को रिपल्शन दे रहे होंगे, इस वाले को दे रहे होंगे, या आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे ना। तो भैया उस रिपल्शन को कम करने के लिए ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाए, ताकि रिपल्शन कम हो, और वो मैक्सिमम डिस्टेंस लेने के लिए अपने आप को एक फिक्स बॉन्ड एंगल पे कर लेते हैं। तो देखो जब भी आप CH4 की स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो देखो कुछ इस तरीके की बनेगी। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे बना देता हूं, देखो
ठीक, अब देखो मैंने क्या बोला था बेटा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये छोटा सा और निकालना होता है जी हमें, तो निकाल दो। देखो ये वाला जो मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका ये छोटा सा मैंने इधर दिखा दिया, इसका ऊपर दिखा दिया, इसका इधर दिखा दिया और इसका इधर दिखा दिया, तो ऐसे कुछ मिलता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर ये डिफरेंस देखने को तुम्हें मिलेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर तो तुम सीधा सीधा क्या दिखाते थे, पी ऑर्बिटल दिखाना है सर, ऐसे दिखा दिया। डी ऑर्बिटल दिखाना है सर, ये लो सर 4 पत्तियां बना दो, ये बना दी सर। एस ऑर्बिटल दिखाना है सर, ये दिखा दिया। तो देखो कहीं पे भी ये चीज नहीं निकाली। अगर तुम्हें किसी स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी चीज दिखाई दे जाए तो समझ जाना वहां पे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अब देखो मैंने इनको एक स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर बनाया है, ठीक है। एक ऊपर है, मान लो ये कार्बन है, इसके ऊपर एक हाइब्रिड वो ऑर्बिटल यहां पे है, सोचते हुए चलना, ठीक है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पे है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पे है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पे है। तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। दूर दूर जाने का मतलब क्या, इनके बीच में, ताकि रिपल्शन कम हो, क्योंकि भैया यहां पे मेरे पास क्या आएगा, हाइड्रोजन का एक आएगा तो यहां बॉन्ड बनेगा, यहां पे ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग होगी। तो भैया इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन कम हो तो ये अपने आप को दूर दूर करने की सोचेंगे ना, और उसी चक्कर में ये अपने बीच में कितने का बॉन्ड एंगल कर लेते हैं बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट का कर लेते हैं। इसीलिए यहां पे कोई भी बॉन्ड एंगल जब हमने निकाला एक्सपेरिमेंटली CH4 के अंदर तो कितने का आया, सेम आया। और VBT तो बेटा इस चीज को एकदम गलत बोल रही थी कि ये 390 डिग्री के एक को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ने इसको भी समझा दिया कि भैया वो रिपल्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक शेप ले लेते हैं, और ये टेट्राहेड्रल शेप होती है। तो इसने ज्योमेट्री को भी डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया था हाइब्रिडाइजेशन ने। तो जो दो मेन कमियां थी VBT की, वो इसने क्या कर दी बेटा, एक्सप्लेन कर दी। पहली तो क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ वाली, तो उसके लिए इसने क्या बोला कि हाइब्रिडाइजेशन होगी जी, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर हमेशा क्या होगा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं वो। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर सकते हैं बेटा, जिनकी एनर्जी सेम हो या नियरली सेम हो। कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल कर सकते हैं, हाफ फील्ड भी कर सकते हैं सर, अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले भी कर सकते हैं, फुल्ली फील्ड भी कर सकते हैं, और एम्प्टी ऑर्बिटल भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए तो उन हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी भी एग्जैक्टली सेम, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप भी क्या होती है बेटा, एग्जैक्ट सेम। तो देखो यहाँ पे जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए मैंने, सब क्या बनाए हैं, सेम बनाए। मतलब क्या है बेटा, ये सारे sp3 ये 1s है, ये क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या है, दूसरे हाइड्रोजन का 1s, ये क्या है बेटा, sp3, ये क्या है बेटा, sp3। और देखो हर जगह क्या हो रहा है, sp3 और 1s के बीच में ओवरलैपिंग तो हो रही है। बोलो आई बात समझ में, ठीक है। तो भैया यहां पे जितना s और p का यहां इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में कैरेक्टर है ना, मतलब अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या कर रहे हैं बेटा, s और p दोनों के कैरेक्टर आ गए हैं, s और p दोनों के कैरेक्टर आ गए हैं। कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझ लो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बने, ठीक है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मान लो मेरे पास 3 गिलास मीठा पानी है, 1 गिलास नमक वाला पानी, 3 गिलास मीठा पानी, 1 गिलास नमक वाला पानी। अब तुम लोग ये चाहते हो कि सर हमें तो मीठा नमकीन पानी पीना है, इकट्ठा पीना है, ठीक है। जाते हो ना गोलगप्पे वाले भैया के पास, गोलगप्पे वाले भैया मिक्स करके खिलाना, मीठा भी और नमकीन भी। अब वो डिपेंड करेगा किस पानी को किस क्वांटिटी में मिलाता है, किस कौन सा कैरेक्टर ज्यादा आएगा, कौन सा कैरेक्टर कम आएगा। मीठा ज्यादा मिला दिया, नमकीन कम मिलाया तो मीठा तुम्हें ज्यादा लगेगा, हालांकि नमकीनपन आएगा लेकिन मीठा क्या लगेगा, वो तुम्हें ज्यादा लगेगा। अगर नमकीन पानी ज्यादा मिलाया है, मीठा कम, तो वो तुम्हें क्या लगेगा, नमकीन लगेगा। तो भैया मैं क्या बोल रहा हूं, समझो 3 मीठे गिलास के पानी है, 1 नमकीन वाला पानी है, तो ये 3 मीठे के गिलास और 1 नमकीन वाला क्या एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। तो 4 है मेरे पास गिलास, अब मैं क्या करता हूं, चारों को मिला देता हूं, चारों को मिला दिया, ठीक। तो अब जैसे मैंने इन चारों को मिलाया तो बेटा हुआ क्या, जो पानी मिलने के बाद बना ना मेरे पास, उसके अंदर मीठापन भी है और नमकीन भी है, नमकीनपन भी आएगा। अब वो पानी मिलाने के बाद मैं अगर उनको 4 गिलास में डाला तो 4 गिलास ही तो बनेगा। अब ये थोड़ी ना 4 गिलास पानी मिला रहे हो जी, फिर जब उसको मैंने अलग अलग किया तो 5 गिलास हो गया या 3 गिलास हो गया, नहीं, जितने गिलास पानी मिलाया था उतने ही गिलास पानी मिलेगा।
ठीक है, अब मिलाने के बाद मैंने उन चारों गिलासों में डाला तो क्या हुआ बेटा, वो 4 गिलासों के अंदर क्या हुआ, नमकीन पानी भी आ गया, मीठा पानी भी आ गया। और उतने ही गिलास पानी मिला ना जितना हमने मिक्स किया था, और उन गिलासों के अंदर जो पानी आया उसके अंदर अब दोनों के कैरेक्टर हैं, मीठे वाले के भी और नमकीन वाले के भी। तो सेम कहानी यहां पे भी तो बोल रहा हूं मैं कि भैया जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, एग्जैक्टली सेम। तो सेम बेटा जब तुमने मिलाने के बाद 4 गिलास पानी अलग अलग कर दिया ना, अब किसी भी गिलास से तुम पानी पी लो तुम्हें बराबर का मीठा बराबर का नमकीन लगेगा, एक जैसा ही टेस्ट आएगा जी। वहां पे एक जैसा एग्जैक्ट सेम टेस्ट आने की वजह क्या है कि भैया उन्होंने क्या किया, अपने मीठे अपनी क्वालिटीज को क्या कर लिया, रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया, मिक्स कर लिया है। तो सेम कहानी यहां पे भैया, हाइब्रिड ऑर्बिटल की क्या होती है, सेम सेम एनर्जी एंड सेम शेप। बोलो समझ में आई? आई थिंक अब इससे अच्छा और इससे अच्छा क्लियर तो किया जा नहीं सकता जी। ठीक है, तो भैया ये लो, अब एक बार देख लो जी, जो जो चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं वो सब यहां पे लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज। वैलेंस शेल के, याद रखना, वैलेंस शेल के ही क्या करेंगे बेटा, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे। ठीक है, ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। ऑलमोस्ट इक्वल का मतलब क्या है, या तो एकदम इक्वल होगी या फिर लगभग इक्वल होगी। ऑलमोस्ट का मतलब यही तो हुआ। ठीक है, फिर क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या देखो मैंने ऐसे बोला था ना, कार्बन का एग्जांपल क्या लिया था कि ये 2s है और ये क्या बेटा मेरे पास 2p, ऐसे था। अब बेटा हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन होनी है जी, ये 2s वाला और ये 2p वाले इंटरमिक्स करने वाले हैं। तो भैया ये कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि पहले यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पे जाए और उसके बाद वो इंटरमिक्स करें, नहीं, कोई जरूरी नहीं है जी। ये पहले आपस में इंटरमिक्स कर ले, उसके बाद ये क्या कर जाए, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाए। ठीक है, जो खाली है हमारा क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल उसमें जाके बैठ जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले ये यहां पे आएगा उसके बाद इंटरमिक्सिंग होगी। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब ये है। फिर क्या कहता है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करें हमारे किसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन में। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इन सम केसेस इवन फील्ड ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। और यहां पे लिख देता हूं, इवन एम्प्टी ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये पॉइंट तुम्हें जल्दी से मिलेगा नहीं बुक्स के अंदर। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को बहुत ढंग से समझना। क्लियर है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ो। फिर क्या कहते हैं, सलाइन फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के क्या क्या फीचर्स हैं जी, देखो, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज। बताया था, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे बेटा, इंटरमिक्स होंगे, उतने ही क्या बनेंगे, हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है सर, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। कि भैया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की एनर्जी और क्या बेटा शेप क्या होती है, एकदम सेम होती है। ठीक है, ठीक है सर। फिर देखो, द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। कि भैया प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, वो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए क्या है, कारगर है। ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि भैया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो हमारे बनते हैं ना, क्या करते हैं, दो अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करके बनते हैं, तो उनके अंदर दोनों के कैरेक्टर आते हैं। और दूसरा तुमने देखा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को मैंने क्या किया था, एक लोब बड़ा बनाया था, एक लोब छोटा। तो मतलब बड़ा छोटा लोब बनाने का नहीं, इसका मतलब क्या बेटा कि उसके अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टर है। जैसे हमने बोला था ना, पी और डी के अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, तो हमारे बेटा किसके अंदर भी डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और जितना डायरेक्शनल कैरेक्टर उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, वहां पे हमारे पास ओवरलैपिंग होगी। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है। तो भैया याद रखो, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है,
फिर क्या कहता है, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शन टू हैव मिनिमम रिपल्शन। वही बात जी कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ना, स्पेस के अंदर क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होंगे, ताकि इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनके बीच में क्या हो बेटा, कम से कम रिपल्शन हो। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं जहां पे भी रिपल्शन ज्यादा होगी वहां पे स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो उस रिपल्शन को कम करने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं बेटा, स्पेस के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अरेंज हो जाते हैं। कि मान लो एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये इस तरफ चला गया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर चला गया, तो देखो दूर दूर हो गए। दूर दूर होने का मतलब अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके बीच में रिपल्शन कम से कम होगी, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो वही चीज यहां पे बोल रहे जी हमारे पास। और ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है वो डिसाइड करती है जी हमारे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगी। बोलो क्लियर है बात बच्चे, समझ में आई ये चीज की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कैसे करते हैं, क्या क्या तुम्हें यहां पे याद रखना है। बोलो जी समझ में आई। तो भैया चलो अब इसके बाद हमें क्या सीखना है बेटा कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे ज्योमेट्री क्या होती है, कैसे क्या डिफाइन करते हैं। सबसे पहला आज का हमारा टारगेट है जी क्या, हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकालना। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलो जी चलो देखो बेटा, एक ही तरीका आता है मेरे को, उसी तरीके से आपको मैं बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन निकालना। अगर किसी बच्चे को कोई और तरीका पता है, अगर वो उसमें कंफर्टेबल है तो उसी तरीके से करना। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपने सीखा होगा, लेकिन जो एकदम पहली बार सीख रहे हैं ना, वो इसी तरीके से करना जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। और यकीन मानो इससे आसान तरीका तुम्हें नहीं मिलेगा। जो जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूं ना इस तरीके के अंदर, वो दिमाग में बैठा के रखना बस। ठीक है, तो देखो बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालने की क्या है बेटा, मेरे क्या कर सकते हैं हम, दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो स्ट्रक्चर से, ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर वाली बात कर लेते हैं, फिर तरीके पे आऊंगा। और बेटा कोई भी तरीका तुम्हें पता हो, हर एक तरीके की कुछ ना कुछ कमियां होते हैं। क्या आपका जो आपको तरीका पता ना, उस तरीके से तुम हर एक मॉलिक्यूल की क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते। जो मैं बताऊंगा उसके अंदर भी वो हर जगह अप्लाई नहीं होगा। समझ रहे हो, ये मत सोचना कि जो जो तरीके मैं तुम्हें बता दूंगा वो सारे के सारे क्या होंगे, किसी पे भी लगा हो जाएगा, ऐसा नहीं है जी। वो धीरे धीरे हम जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा। पहला तो क्या बेटा, स्ट्रक्चर से कैसे निकालेंगे। अगर मुझे स्ट्रक्चर पता हो किसी भी मॉलिक्यूल की और स्ट्रक्चर से मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो भैया याद रखना स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक ही फॉर्मूला है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। तुम्हें कोई मॉलिक्यूल दे दिया और तुम्हें उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पता है, ठीक है, तो भैया हाइब्रिडाइजेशन तुम आसानी से निकाल सकते हो। अब ये भी बात याद रखना मेरे बच्चे कि जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, हमेशा सेंट्रल एटम की निकाली जाती है, या वो तुम्हें मेंशन करेगा कि भैया इस एटम की बताओ, अगर नहीं बताता तो हमेशा सेंट्रल एटम की निकालो। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन किसकी निकालते हैं बेटा, सेंट्रल एटम की निकालते हैं। ठीक है, तो उसी सेंट्रल एटम के तुम्हें क्या गिनने हैं बेटा, कि उस सेंट्रल एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं और उस सेंट्रल एटम पे कितने लॉन पेयर हैं, सबको ऐड कर दो, तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगी। ठीक है, अब यहां पे छोटी सी बात याद रखना, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, कि ये लॉन पेयर जो मैं काउंट कर रहा हूं ना, ये लॉन पेयर कौन से होने चाहिए, दीज लॉन पेयर नॉट अ पार्ट ऑफ क्या क्या बेटा, रेजोनेंस। पढ़ेंगे जी हम रेजोनेंस क्या होता है, और मैंने ऐसा क्यों बोला ये भी मैं आपको बताऊंगा। अरे भैया क्या हो रहा है, नॉट अ पार्ट ऑफ रेजोनेंस मतलब
हमें सिर्फ वही लॉन पेयर लेने हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो रेजोनेंस में नहीं जाते। ठीक है, अभी याद रखो क्यों ऐसा मैं बताता हूं। और बेटा देखो मैंने पाई बॉन्ड कहीं नहीं लिखा है, ये हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं। कभी कोई मुझसे पूछे ये मेरा तरीका नहीं, हाइब्रिडाइजेशन ने ही ये बोला कि भैया सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और वो लॉन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो हमारे रेजोनेंस का पार्ट नहीं होते। ठीक है, पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं होता है किससे, हाइब्रिडाइजेशन से। पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं होता है किससे, हाइब्रिडाइजेशन से। मैं फिर बोल रहा हूं, आई बात समझ में? चलो सर ठीक है। अब सर एग्जांपल से बताओ, ये तो आपने ठीक है बोल दिया, तो देखो पहला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला CO2, तुम्हें CO2 की स्ट्रक्चर पता है जी, मैंने लिखी, क्या लिखी, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर होती है जी। ठीक है, मैंने कहा जी CO2 की क्या बताओ हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका मतलब है जी ये मेरा सेंट्रल एटम है, क्या है बेटा हमारे पास, ये है जी सेंट्रल एटम Ca। अब इस सेंट्रल एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं और इसके ऊपर कितने लॉन पेयर हैं वो काउंट कर लो। ठीक है, तो यहां पे लिख रहा हूं देखो, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं बेटा, तो देखो यहां पे 2 बॉन्ड है, तो यहां पे क्या बेटा 1 सिग्मा है 1 पाई है, इस तरफ क्या है 1 सिग्मा है 1 पाई है, तो तुम कहोगे सर इसने 2 सिग्मा बना लिए, तो 2 लिख दिया। प्लस कार्बन के ऊपर कोई लॉन पेयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर, तो प्लस 0, तो यहां पे क्या आ गया बेटा, ये 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया बेटा। इसको मैं कई बार क्या बोल देते हैं, स्टेरिक नंबर भी बोल देते हैं। इसको देखो, ये ध्यान से सुनते हुए चलना सब चीजें, इसको स्टेरिक नंबर भी बोलते हैं, स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन नंबर 1। अब ये नंबर आ गया, अब इस नंबर से मुझे कैसे पता चलेगा क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो देखो बेटा कहीं पे अगर नंबर 2 आ रहा है ना, 2 नंबर आ गया, अगर कहीं पे हमारा स्टेरिक नंबर SN स्टेरिक नंबर 2 आया, तो इसका मतलब क्या, वहां पे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से होंगे, एक S का होगा एक P का होगा, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चे, यहां पे लिख रहा हूं SP होगी। अगर मान लो कहीं पे स्टेरिक नंबर 3 आया, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे एक S का आ रहे हैं और 2 P के ऑर्बिटल मिक्स करें, तो वहां पे क्या बनेगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। अगर मैंने बोला वहां पे 4 ऑर्बिटल हैं, तो 4 का मतलब क्या होगा बेटा, वहां पे एक S का है और 3 P के ऑर्बिटल हैं, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। इसी तरीके से यहां पे लिख रहा हूं बाकी के, अगर स्टेरिक नंबर, यहां पे क्या बेटा ऑर्बिटल्स कौन से हैं और यहां पे हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो अगर स्टेरिक नंबर 5 हो जाए, तो 5 का तो मतलब क्या हुआ, एक S 3 P और अब क्या आ जाएगा यहां पे बेटा, एक D आ जाएगा, तो देखो 5 ऑर्बिटल हो गए, 1 4 और 1 5, एक D का ले लिया मैंने, तो यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी उसको क्या बोलेंगे, sp3d बोलेंगे। अब बेटा अगर स्टेरिक नंबर 6 आए, तो क्या होता है, एक S का है सर 3 P के, बेटा P के अंदर तो 3 ही ऑर्बिटल होते हैं ना, तो ये मत कहना सर 4 कर दो, P सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल, और अब D के कितने हो जाएंगे बेटा, 2 D के आ जाएंगे सर, तो यहां पे कौन सी हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। अगर 7 हुआ तो एक S का 3 P के और 3 D के, और यही तुम्हारी मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d3, sp3d4 sp3d5 नहीं है जी कुछ भी। ठीक है, मैक्सिमम ये वैल्यूज आएंगी जी तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन की। तो स्टेरिक नंबर से कैसे निकालोगे, ये चीज पता चली, 2 का मतलब एक S का एक P का। अब देखो P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो एक P आया 2 P आओगे 3 P, तो P के सारे यूज हो गए। अब P के बाद कौन सी सबशेल आती है, D, तो D के अंदर 5 होते हैं, लेकिन D के सिर्फ 3 ही ऑर्बिटल हम यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात? अब ये क्यों बोला 3 ही, तो 3 के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहां पे कौन सा है वो आगे की बात, लेकिन अभी तो सिर्फ क्या तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन सीखने। तो बताओ यहां पे स्टेरिक नंबर 2 आया, तो यहां पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर sp हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम ढेर सारे। CH4 लिया, CH4 की स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या बनेगी बेटा, कुछ इस टाइप की बनेगी सर। तो बताओ जी यहां पे स्टेरिक नंबर की क्या वैल्यू आएगी, तो स्टेरिक नंबर आएगा जी हमारा यहाँ पे 4, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड ही तो बनाए हुए हैं कार्बन ने, कोई लॉन पेयर नहीं, तो 4 का मतलब क्या हुआ सर, एक S का 3 P के, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, आप कहोगे सर sp3। अगर मैंने बोला अमोनिया,
तो अमोनिया की स्ट्रक्चर क्या होगी बेटा, आप कहोगे सर N, और देखो इस तरीके से होते हैं 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड और एक क्या होता है लॉन पेयर। देखो स्ट्रक्चर तुम्हें फिर पता होनी चाहिए उसके लिए, अगर स्ट्रक्चर से तुम्हें निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन तो स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए। तो बताओ जी स्टेरिक नंबर की क्या वैल्यू होगी, तो तुमने देखा कि सर नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 + 1 लॉन पेयर का नंबर कितना है नाइट्रोजन पे 1, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं 3, तो 3 और 1 4, 4 का मतलब इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी सर sp3 होगी। ठीक है सर, और बोलो सर वाटर ले लो, वाटर की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है सर, ऑक्सीजन पे क्या होते हैं बेटा 2 लॉन पेयर, ऑक्सीजन पे क्या होता है बेटा 2 लॉन पेयर, तो भैया यहां पे स्टेरिक नंबर बोलो कितना होगा। फिर बात करो बेटा सेंट्रल एटम पे देखना होता है, सेंट्रल एटम की निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो बोलो जी 2 लॉन पेयर हैं सर, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो 4, तो 4 का मतलब क्या होगा sp3 होगी सर। ठीक है, अब और बोल देते हैं सर, यहां पे निकाल लेते हैं, मान लो ये मॉलिक्यूल दे दिया मुझे इस कार्बन की निकालनी, किसी भी कार्बन की निकाल, ठीक है, इस कार्बन के लिए स्टेरिक नंबर बोलो बेटा, इस कार्बन के लिए स्टेरिक नंबर बोलो, सिग्मा बॉन्ड गिनो कितने, तो तुम कहोगे सर एक सिग्मा यहां बनाया, एक सिग्मा यहां बनाया, एक सिग्मा यहां, तो 3 सिग्मा है। पाई बॉन्ड को नहीं लेना होता है, हाइब्रिडाइजेशन ये बोलती है कि भैया हमारे हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और लॉन पेयर, और लॉन पेयर भी वो वाले जो हमारे रेजोनेंस में नहीं होते। ठीक है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड 3, तो 3 स्टेरिक नंबर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। देखो 3 ऑर्बिटल आ तो गए, एक s का 2 p के, यहां पे इसका भी निकालूं तो स्टेरिक नंबर इसका भी कितना आएगा सर 3, एक सिग्मा ये रहा इसका, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये, तो ये भी क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। किसी की भी निकाल लो जी, SO3 की निकाल लो, SO3 की स्ट्रक्चर तो पता चल गई ना सर, ये रही, तो बोलो सल्फर का स्टेरिक नंबर कितना, आप कहोगे सर 3, तो 3 का मतलब कितना हुआ बेटा, देखो 3 सिग्मा बॉन्ड तो बनाए हुआ है, 3 तो पाई है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन सल्फर की क्या है इसमें मॉलिक्यूल में sp2 है सर। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें कहता हूं सल्फेट की निकालो, तो सल्फेट आयन की स्ट्रक्चर ये होते हैं मेरे बच्चे, नेगेटिव नेगेटिव, सल्फेट आयन में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन, तो भैया इसका स्टेरिक नंबर निकालो सर, तो सिग्मा बॉन्ड गिनो सर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा, देखो एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा यहां, सल्फर पे कोई लॉन पेयर नहीं सर, तो 4 सिग्मा, तो 4 स्टेरिक नंबर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3। तो भैया इस तरीके के लिए तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर क्या करो, स्ट्रक्चर के अंदर सेंट्रल एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने लॉन पेयर, जोड़ दो, जितने नंबर आ जाए उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, वो नंबर क्या बताता है, उतने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं। सबसे पहले s और p को कंज्यूम करो, जब sp हो जाए फिर d वाले को लो, आई बात समझ में। ठीक है सर, ठीक है, तो भैया स्ट्रक्चर से ऐसे निकालते हैं। अब समझो फॉर्मूले से कैसे निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूले से कैसे निकालना है जी, टाइम कितना हुआ है अभी टाइम है हमारे पास, तो देखो जी फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे बच्चे, ये बहुत ढंग से समझना बेटा। फॉर्मूला देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो फॉर्मूला मैं यूज करता हूं वो तुम्हें बताने वाला हूं, क्या है जी फॉर्मूला वो। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बोलो या स्टेरिक नंबर बोलो, एक ही बात है जी, स्टेरिक नंबर ही तो डिसाइड करता है हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो कैसे निकालते हैं बेटा, वो हम निकालते हैं क्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ क्या, सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, माइनस क्या, चार्ज, और इसको पूरे को डिवाइड कर दो 2 से, बस ये चीज है। यहां पे जो चार्ज की वैल्यू रखो ना, कई बार तुम्हें आयनिक स्पीसीज की भी तो पूछ सकता है ना भैया, तो जो चार्ज हो ना उसको साइन के साथ रखना, अगर मान लो उसमें -2 चार्ज है तो यहां पे क्या रखोगे -2,
अगर तुम्हें लग रहा है जी वहां पे +1 चार्ज है तो क्या रखोगे +1, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अगर माइनस चार्ज रखो तो चार्ज के साइन के साथ रखना, ये याद रखना, ठीक है। खाली कभी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड रख दो, वो गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने वहां पे चार्ज लिखा है। चार्ज का मतलब क्या, साइन के साथ ही लिखते हैं, वरना लिखता चार्ज का मैग्नीट्यूड, ऐसा लिखता, लेकिन वहां नहीं लिखा जी। तो ये फॉर्मूला है जी तुम्हारा स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो अब देखो जी कैसे होता है जी, चुटकियों में होगा जी, ढंग से समझना। जैसे मान लो CH4 की ही निकालते हैं सबसे पहले, तो सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है सर, ठीक है। क्या है बेटा, सेंट्रल एटम कार्बन है सर, ये रहा हमारा सेंट्रल एटम सर। तो बताओ कार्बन के सेंट्रल एटम है तो उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल एटम में, तो ये सेंट्रल एटम है सर, इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा कार्बन के अंदर, आप कहोगे सर 4, ठीक है। तो यहां पे लिख रहा हूं, देखो एक एक चीज करके, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा कार्बन में, 4 होते हैं सर, ठीक है। सराउंडिंग एटम कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कितने, 4। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए सर ये मोनोवैलेंट क्यों लिखा, बेटा मोनोवैलेंट से मेरा मतलब है कि सराउंडिंग एटम सिर्फ वही तुम्हें काउंट करने हैं जिनके ऊपर क्या है बेटा, या तो +1 चार्ज है या -1 चार्ज है। मोनो का मतलब 1, या तो उसके ऊपर +1 चार्ज है या -1। अगर कोई ऐसा सराउंडिंग एटम है जिसके ऊपर क्या कर सकता है बेटा, +1 या -1 से ज्यादा चार्ज आ सकता है, तो उसको कैलकुलेट हम नहीं करेंगे। तो हमें पता है बेटा जो हाइड्रोजन होता है इसके ऊपर क्या आता है, +1 चार्ज आएगा या -1 चार्ज आएगा, ठीक है। तो भैया कितने हो गए, 4। तो कोई चार्ज है इसके ऊपर, नहीं है सर, तो वो तो चार्ज तो हो गया 0। तो भैया अब इस फॉर्मूले में रखो, क्या हो जाएगा, 4 + 4 डिवाइडेड बाय 2 स्टेरिक नंबर। तो बोलो जी कितना आया, आप कहोगे सर ये आया 8/2, 2 का मतलब 4, तो 4 का मतलब क्या हुआ, sp3। तो देख लो जी पीछे स्ट्रक्चर से भी हमने sp3 निकाली थी, कैलकुलेट कर लोगे ना, ठीक है। अब देखो दबा के करते हैं जी, बहुत सारे मॉलिक्यूल करते हैं। तो मान लो मैंने लिखा NH3, ठीक है। मैंने क्या लिखा बेटा, HCF4, मैंने क्या लिखा बेटा, और लिख देते हैं क्या बेटा, ClF3, और क्या लिख देते हैं बेटा, मान लीजिए चलो सल्फेटाइन भी ले लेते हैं, लिया है तो हम फॉस्फेटाइन भी ले लेते हैं, चलो ठीक है, इधर नहीं उधर ले लेंगे इसको, एक एक करके देख, चलो एक एक करके निकालते हैं, फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है सर। पहले में देखो बेटा, नाइट्रोजन मेरा सेंट्रल एटम है, बताओ नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, आप कहोगे सर 5, तो लिख दिया जी 5, प्लस सराउंडिंग एटम कितने हैं, आप कहोगे सर 3, तो यहां पे लिख दिया 3। कोई चार्ज तो है नहीं, अब डिवाइड बाय 2, तो 8 आएगा, तो इसको सॉल्व करो तो 4, तो 4 का मतलब क्या हुआ बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे देखो जीनॉन, जीनॉन कहां आता है, नोबल गैस, नोबल गैस के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, फिर बोल रहा हूं बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कभी तुम यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन रखने लग जाओ कि सर नाइट्रोजन में तो 7 होते हैं, 5 कहां से आ गया, कुछ बच्चे पूछते हैं फिर, तो ढंग से सुनो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। तो जीनॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर, 8 होते हैं। सराउंडिंग कितने हैं, 4 ही हैं सर, और फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, फ्लोरीन क्या है बेटा, मोनोवैलेंट है। तो भैया फ्लोरीन के ऊपर क्या आता है, -1 चार्ज ही तो आता है, तो मतलब यहाँ पे क्या ये मोनोवैलेंट एटम कितने, 4, तो जोड़ दो 4/2, तो 8 और 4 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, और 6 पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आती है बेटा, आप कहोगे सर sp3d2। तो देखो 6 हो तो गए, 1 s का, 3 p के, 2 d के, यहां पे निकाल लो। अब यहां पे बेटा अब देखो सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, या तो जिसका क्या हो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, या फिर जिसका नंबर कम हो। तो भैया यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखो, और वैसे भी फ्लोरीन हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं आते, ये बात याद रखो, ठीक। क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, आप कहोगे सर 7, सराउंडिंग मोनोवैलेंट कितने हैं 3, तो 3/2, तो ये कितना हुआ 5 आ जाएगा, 10/2 5, और 5 का मतलब क्या होता है बेटा, 1 s का, 3 p के और 1 d का, तो 5 ऑर्बिटल ले लिए, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गई। सल्फेट का निकालो, सल्फर के अंदर बोलिए बेटा कितने होते हैं हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे सर 6, प्लस में सराउंडिंग एटम कितने 4, माइनस था ना फिर, और चार्ज कितना बेटा -2। अब याद या तो ऐसे रख लो, जितना नेगेटिव चार्ज हो ना उतना ऐड कर देना, और जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना माइनस कर दो, या फॉर्मूले से कर लो, कैसे भी रखो तुम्हारी मर्जी है।
जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ऐड कर दिया। अब बेटा -2 रखूंगा तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा ना, और डिवाइड बाई 2 तो कितना है 6 4 10 और 2 12, 12 का आधा कितना 6, तो तुम कहोगे सर ये तो आया क्या sp3d2। अब कहोगे सर स्ट्रक्चर से तो आपने इसकी हमें हाइब्रिडाइजेशन क्या बताई थी, देखो sp3, और जब यहां पे निकाल रहे हो तो यहां पे क्या आ गई बेटा हमारे पास sp3d2, तो अब तो गलत हो गया। हाँ जी गलत हो गया, क्योंकि गड़बड़ हमने कर दी। क्या गड़बड़ कर दी कि सर गड़बड़ तो ये कि ये गलत है कि आपने यहां पे ऑक्सीजन को काउंट कर लिया। भैया ऑक्सीजन पे नॉर्मली चार्ज कितना आता है -2, तो ये मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम नहीं है, डाईवेलेंट है। इस मेथड में बस ये याद रखना, अगर सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन हो ना तो ऑक्सीजन को कभी काउंट मत करना। सराउंडिंग एटम अगर ऑक्सीजन आ जाए ना बेटा तो ऑक्सीजन को कभी काउंट मत करना, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है डाईवेलेंट एटम होता है। उसके ऊपर चार्ज कितना आता है -2 आता है, नॉर्मली ऑक्साइड के ऊपर होता है ना -2, तो ऑक्सीजन नहीं काउंट करना। तो भैया यहां पे एक्चुअल में चलेगी क्या, सल्फर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सर 6, अब +4 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि भैया ऑक्सीजन हमें नहीं लेना होता है सराउंडिंग एटम्स में, क्योंकि ये डाईवेलेंट है। जितना चार्ज है उतना ऐड कर दो, नेगेटिव चार्ज है डिवाइड बाय 2, तो कितना आया देखो 4, 4 का मतलब क्या हुआ बेटा sp3। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना इस मेथड की बेटा बहुत आसान है, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चुटकियों में करोगे। बस जो चीजें बोल रहा हूं वो याद रखना, ऑक्सीजन को नहीं लेना सराउंडिंग एटम्स में, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने क्या लिया बेटा, मैंने ये लिया, मैंने क्या लिया बेटा, मान लो SO3, SO3 की हाइब्रिडाइजेशन निकालो, निकालो जी। तो भैया इस मेथड से सल्फर क्या है मेरा सेंट्रल एटम 6, अब +3 मत करना, क्योंकि ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम दे रखा हो तो उसको काउंट नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो मोनोवेलेंट नहीं है सर। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करो सीधा, क्योंकि कोई चार्ज भी नहीं है, ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 3 आएगा, और 3 का मतलब क्या होता है सर sp2। तो देख लो पीछे स्ट्रक्चर से भी sp2 ही निकाला था हमने, जाके देख सकते हो, समझे, ठीक है सर। और बताओ सर, ये लो XeOF2 है, जैसे मान लो यहां पे मुझे क्या करना है बेटा, क्या करनी है बेटा, हमें यहां पे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, ठीक है। तो भाई सेंट्रल एटम क्या होगा जिनोन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो सेंट्रल एटम, तो जिनोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इन तीनों में सबसे कम है। तो जिनोन के क्या आएंगे बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 होते हैं सर, प्लस में 2 किया। सराउंडिंग एटम कितने हैं, आप सर सराउंडिंग तो 3, आपने 2 क्यों किया, भैया ऑक्सीजन थोड़ी ना लेंगे, मैंने अभी अभी तो बताया सराउंडिंग एटम में अगर ऑक्सीजन दिख जाए तो उसको कैलकुलेट नहीं करना है, उसके अलावा कोई भी दिखे। तो फ्लोरीन तो मोनोवेलेंट एटम होता ही है भैया, तो फ्लोरीन कितना है सिर्फ 2 ही है, तो वो ऐड कर दिया, कोई चार्ज नहीं है तो उसको नहीं लिया हमने, तो डिवाइड बाय 2, तो मतलब क्या आएगा 5, 5 का मतलब क्या हुआ बेटा sp3d, ठीक है। अगर इसकी स्ट्रक्चर बताऊं ना, बताऊंगा वो कैसे बनते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए ये देख लो, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी तुम्हारी, इस पे 2 लोन पेयर आते हैं इस तरीके से, सही बना 1 2 3 4 5, तो देख लो ये स्ट्रक्चर होती है। अब स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला लगा लो, सेम ही आएगी हमारे पास। कैसे, जिन्हों ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं 3, 1 2 और 1 यहां 3, कितने लॉन पेयर हैं 2, तो 3 और 2 5, 5 का मतलब क्या sp3d तो है। बस याद क्या रखना इस मेथड में, ऑक्सीजन नेवर बी कैलकुलेटेड या कंसीडर्ड इन सराउंडिंग एटम्स, ठीक है। यह बात याद रखना पल्ले गार्ड बांध के। और देखते हैं, और देखो मान लो मैंने लिखा वाटर, तो हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अब बेटा यहां पे सेंट्रल एटम क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है, तो सेंट्रल एटम क्या बन गया ऑक्सीजन बन गया। अब बच्चे कंफ्यूज करते हैं, बोले सर आपने ऑक्सीजन यहां क्यों ले लिया, भैया मैंने बोला क्या है अभी तक कि इस मेथड के अंदर अगर ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम में आए ना तब कंसीडर नहीं करना है। अब यहां पे ये सराउंडिंग एटम थोड़ी ना बेटा ऑक्सीजन, ये तो सेंट्रल एटम बना हुआ है, और सराउंडिंग एटम क्या है हाइड्रोजन है हमारे पास। तो लगाओ मेथड, ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, सराउंडिंग कितने हैं 2, डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 4, 4 का मतलब कितना बच्चे sp3, कितना आएगा बेटा sp3 आएगा, समझे बात। चलो चलो ठीक है, अब क्या करते हैं इस मेथड को ना अप्लाई करते हैं कुछ अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल्स के ऊपर।
ठीक है, मैंने लिखे हुए हैं पहले से वो मॉलिक्यूल, तो उन मॉलिक्यूल्स पे क्या करते हैं बेटा हम अप्लाई करते हैं। ठीक, जैसे ये रहे, यहां पे करते हैं जी अप्लाई। ठीक, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं बताऊंगा भैया। देखो ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए स्लाइड, इनको याद भी रखना बेटा। इन पे एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है जेईई मेंस के अंदर कि PCl5 सॉलिड स्टेट में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो भैया PCl5 सॉलिड स्टेट के अंदर PCl4+ और PCl6 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, PbBr5 सॉलिड फॉर्म में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PbBr4+ एंड Br-। तो ये रैंडमली नहीं लिखे हुए, ये मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल क्यों लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको याद भी रखना है तुम्हें, और ये याद रखने वाली बात है। आई बात समझ। लेकिन हमें करना क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन इनकी निकालनी है मुझे, कैटायन की। जहां जहां हाइब्रिडाइजेशन निकलनी पॉसिबल है वहां निकालनी है। तो सबसे पहले बताओ जी PCl4+ की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, फॉर्मूला लगाओ। तो फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, फास्फोरस के अंदर कितने हैं बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। सराउंडिंग में मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 4। क्लोरीन पे भी तो -1 चार्ज आता है ना नॉर्मली, तो क्लोरीन भी क्या होता है बेटा मोनोवेलेंट एटम ही होता है। तो ये है सर 4, और जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना माइनस कर दो और डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आएगा, आप कहोगे सर 4। तो 4 का मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई, आप कहोगे सर sp3। तो देख लेना जी, चाहे PCl4+ की हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, sp3 आती है। PCl6 नेगेटिव की निकालो, अभी अभी क्या बेटा इसके 5 होते हैं, सराउंडिंग एटम 6 है, जितना नेगेटिव हो उतना ऐड करो डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आएगा 12। 12 का आधा 6, और 6 का मतलब क्या, ये हो जाएगा sp3d2। बोलो क्या हो जाएगा, sp3d2। तो देखो फटाक से निकल रही है, बस तुम्हें पता क्या होना चाहिए, सराउंडिंग एटम में अगर ऑक्सीजन होना उसको कंसीडर नहीं करना, जितना नेगेटिव हो उतना ऐड करो, जितना पॉजिटिव हो उतना माइनस कर दो, और डिवाइड बाय 2 स्टेरिक नंबर आएगा। स्टेरिक नंबर आते ही तुम्हें पता चल जाएगा कितने एटॉमिक ऑर्बिटल तुम्हें आपस में जोड़ के रखने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये मत पूछना कि सर अगर मुझे 6 ऑर्बिटल रखने थे तो मैं क्या करता, 5 डी के ले लेता, 1 पी के। नहीं जी, सीक्वेंस में चलती हैं चीजें, पहले एस और पी के लेने हैं, जब वो कम पड़ जाए फिर डी के आते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मत पूछना। चलो जी PbBr4+ में निकालो, तो सेम ही आएगी ऊपर वाली, बस क्या क्या Cl4 हटा के Br4 ही तो रखा है। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 सराउंडिंग में है, और जितना पॉजिटिव उतना माइनस करो डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 4। 4 का मतलब sp3। अब Br- की कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है जी। हाइब्रिडाइजेशन तो किसकी निकलती है, जहां पे एक से ज्यादा कुछ अरेंजमेंट हो, मतलब एक से ज्यादा क्या हो बेटा, एटम्स प्रेजेंट हो। तो Br- की कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं। HCF5+ की निकालो, तो भैया निकालो। 8 सर क्या होते हैं बेटा, जिनोन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 सराउंडिंग में है, जितना पॉजिटिव उतना माइनस, तो कितना आएगा 12। 12 ये 12 हो जाएगा ना, 5 में से गया 4, 8 और 4 12, 12 का आधा 6, तो 6 का मतलब कितना हुआ बेटा, आप कहोगे सर ये हो गई sp3d2, और होती भी sp3d2 है। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, आज सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालना बता रहा हूं मैं तुम्हें, एक बार हाइब्रिडाइजेशन निकालने आ जाएंगे ना, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ठीक, NO2+ की बोलो, नाइट्रोजन की बोलो बेटा, यहां पे कितने होते हैं वैलेंस, 5 होते हैं सर। ऑक्सीजन को काउंट करूंगा नहीं, बोला था ऑक्सीजन अगर सराउंडिंग एटम बन जाए तो उसको काउंट नहीं करना है, तो 0 सराउंडिंग एटम बोल दूं सीधा सीधा, जितना पॉजिटिव उतना माइनस तो करूंगा ना, और डिवाइड बाय 2, तो 5 - 1 4। 4 का मतलब क्या बेटा, 4 का मतलब क्या होगा बेटा, 4 हो जाएगा ना, हाँ 4 का मतलब, 1 मिनट, 4 का मतलब जी हमारे पास ये आ गया sp। 2 होगा 4 का आधा, तो 2 का मतलब क्या है sp। NO3- निकाल लो, 5 सराउंडिंग एटम 3 नहीं लूंगा क्योंकि ऑक्सीजन है, जितना नेगेटिव उतना ऐड करो डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 3। 3 का मतलब sp2। बोलो जी, समझ में आई बात, क्लियर है ये चीज, कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं उस तरीके से, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस में कितने सराउंडिंग एटम है, जितना नेगेटिव हो उतना चार्ज ऐड कर दो, जितना पॉजिटिव उतना माइनस कर दो, और डिवाइड बाय 2। सराउंडिंग एटम में बस ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं करना है, बाकी कोई भी आ जाए ऑक्सीजन के अलावा हमेशा सराउंडिंग एटम में कैलकुलेट होगा, और उसका नंबर हम जोड़ के लिख देंगे।
समझ में आई बात? ठीक है, कैसे डाउट रहता है कई बच्चों को इस बात में भी, तो मैं तुम्हें बता देता हूं, देखो यहीं पे बता दूंगा। पहले इसकी बात कर लेते हैं। I2 मोल्टन स्टेट में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा? I3 प्लस I3 माइनस। अब यहाँ पे मुझे क्या करनी है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो यहाँ पे तरीका समझो बेटा। I3 प्लस का मतलब क्या है? मेरे पास 3 आयोडीन है इस तरीके से, और किसी एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। अभी नहीं पता, मान लो तुम्हें भी नहीं पता किस आयोडीन के ऊपर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन होगा तो यही ना कि भाई एक आयोडीन बीच में होगा, दो उसके अगल बगल में होंगी, कोई ना कोई तो एक सेंट्रल आयोडीन बनेगी। तो भैया ये मेरा क्या बन गया? इसकी मान लो कुछ स्ट्रक्चर बन गया ऐसे टाइप की। ठीक है, कुछ ऐसी बनेगी। फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? देखो तो ऐसे निकालेंगे जी। ये सेंट्रल आयोडीन हो गया, तो सेंट्रल एटम का काम कर रहा है आयोडीन, तो उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो आप कहोगे सर 7। सराउंडिंग एटम कितने बेटा? एक ये आयोडीन सराउंडिंग एटम में आ गया, कि ये आ गया, तो +2। बोलो सराउंडिंग एटम तो बेटा फिर 2 आयोडीन ही तो काम करेंगे। एक आयोडीन को तो मैंने सेंट्रल बोल दिया, तो बाकी जो 2 बचे वो तो सराउंडिंग एटम्स में काउंट होंगी। ठीक है सर, और जितना पॉजिटिव हो उतना माइनस कर दो और डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा? 8। 8 का आधा कितना? 4। तो 4 का मतलब कितना हुआ बेटा? sp3। तो मतलब I3 प्लस की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है सर। क्लियर हुई बात? हाँ जी सर क्लियर होगी। I3 माइनस, बोलिए सेम कहानी यहां पे होगी कि सर 3 आयोडीन इस तरीके से रखे होंगे, नेगेटिव किस पे होगा नहीं पता हमें, हम ऐसे मान लेते हैं। तो सेंट्रल आयोडीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो 7, सराउंडिंग कितनी है बेटा? 2, जितना नेगेटिव हो उतना ऐड करो, डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 5। 5 का मतलब sp3d। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? sp3d आई। समझ में आई बात? ठीक है, तो भैया ये तरीके से तुम क्या कर सकते हो बेटा? मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स का क्या निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो बेटा? हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने बोला मैक्सिमम का, कुछ जगह ये काम ही नहीं करता। जो तुम्हें तरीका पता होगा बेटा, कुछ जगह तो वो भी काम नहीं करेगा। ये छोटा है, वहां पे तुम क्या करते हो? 8 से डिवाइड इतना, ये वो सब। ठीक है, अभी कुछ बच्चे कमेंट में पक्का लिखेंगे सर लॉन पेयर कैलकुलेट करना बताओ। भैया अभी मैंने क्या बोला? अभी तो सिर्फ कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। नंबर ऑफ लॉन पेयर कितने होंगे वो आगे सीखेंगे हम, तो आगे मत भागना, ये मत समझना मैंने छोड़ दिया, करवाऊंगा वो चीजें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना बेटा, ताकि सबको समझ में आए। अब देखो जिस बच्चे को ये चीजें आती है ना बेटा, भले ही वो इस चीज को मत देखना, टाइम मत खराब करना अपना, कुछ और काम करना। लेकिन जो एकदम सीखने की उससे बैठे कि नहीं हमें तो सीखना है, तो भैया ऐसे ही सिखाता हूं मैं, धीरे धीरे करके। चलो जी आगे देखो। ठीक, अब मान लो मैंने तुम्हें ये बोला PCl3F2 हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो बोलो जी यहां पे सेंट्रल एटम कौन सा? आप कहोगे सर फास्फोरस। तो कितने होते हैं फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। सराउंडिंग में कितने हैं बेटा? 3 क्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है। सराउंडिंग एटम का नंबर में ऐड करके रखना होता है, और मैंने बोला सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं लेना है, बाकी जो भी ऑक्सीजन के अलावा होगा सराउंडिंग एटम में कैलकुलेट करो और ऐड करके रख दो। तो 5 है ना सराउंडिंग एटम, तो 5 डिवाइड बाय 2, क्योंकि चार्ज है नहीं तो चार्ज का कुछ रोल नहीं है, तो यहां पे क्या आएगा? 5 ही तो आएगा, और 5 का मतलब क्या होगा बेटा? sp3d। बोलो समझ में आई बात? ठीक है, अब बेटा मेरे ख्याल से यहां पे तुम्हें अब ज्यादा प्रैक्टिस करवाने की जरूरत है नहीं, अब ज्यादा प्रैक्टिस करवाने की जरूरत नहीं। अब मैं तुम्हें कुछ होमवर्क के लिए दे देता हूं, तो उसके निकालना, खुद से निकालना। BrF5 दिया, ClO4 माइनस दिया, ठीक है, और तुम ले लो क्या? XeO3, XeF6, ठीक है, और क्या ले लेते हैं बेटा? हम ये ले लेते हैं जी PF5 माइनस, हो जाएगा? नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं, हम क्या कर लेते हैं? 8 5 XeF5 माइनस, ठीक है, और हम क्या ले लेते हैं बेटा? हम ले लेते हैं PO4 माइनस 3, हम क्या ले लेते हैं बेटा? हम ले लेते हैं NH2 माइनस, हम ले लेते हैं NH4 प्लस, ठीक है। तो ये सारे मॉलिक्यूल मेरे ख्याल से इतनी की भी प्रैक्टिस कर लोगे, ये सब तुम्हारा होमवर्क है। इस तरीके से निकाल के देखना, इस तरीके से निकाल के देखना, फटाक से आंसर आएगा जी, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, पक्की बात है, ठीक है। चलो जी, अब बेटा इसके अलावा कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं हमारे पास जहां पे तुम्हें जब स्ट्रक्चर पता होगी ना, तभी क्या निकाल पाओगे? तभी क्या निकाल पाओगे तुम? हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे।
उनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कोई और तरीका नहीं है। चाहे तुम्हारा कोई फॉर्मूला हो लगा लेना, नहीं निकलेगी हाइब्रिडाइजेशन इनकी। इनकी तो स्ट्रक्चर पता होगी तभी निकाल पाओगे। और मेनली कौन से बेटा, ये हैं जी हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो इनकी तुम्हें स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, तो ये दिमाग में बैठा लेना। देखो मैंने तुम्हारे सामने बना दी है, अब क्या करना है, बस हाइब्रिडाइजेशन निकालना। स्ट्रक्चर से कैसे निकालते हैं पता ही है, यहां पे सेंट्रल एटम है ये, ठीक है। अब कुछ बच्चों का डाउट क्या आता है कि सर इस पे तो पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव भी, कौन सा लें? भैया कोई चार्ज नहीं है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। ओवरऑल चार्ज कितना है स्ट्रक्चर पे? 0 है, और हम ओवरऑल चार्ज ही तो देखते हैं। और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि भैया नाइट्रोजन जो होता है ना, वो क्या करता है, न्यूट्रल स्टेट के अंदर सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है। न्यूट्रल स्टेट के अंदर 3 बॉन्ड बना सकता है। जब वो चौथा बॉन्ड और बनाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अपनी कोवैलेंसी से जितने कम बॉन्ड बनाएगा उस पर उतना क्या आएगा, नेगेटिव। तो देखो इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, मतलब अपनी वैलेंसी से एक ज्यादा, तो इस पर आ गया पॉजिटिव। इस नाइट्रोजन ने सिर्फ 2 बॉन्ड बनाया, इसे बनाने कितनी चाहिए थे? 3 बनाता तब न्यूट्रल होता। लेकिन अब क्या किया इसने बेटा, एक कम बनाया तो इस पर एक नेगेटिव आ गया। जितने कम बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन 3 से, उतना ही नेगेटिव चार्ज आता चलेगा, ठीक है। तो भैया इस नाइट्रोजन की निकालो जी, तो गिनो इस पे सिग्मा बॉन्ड कितने? तो तुम कहोगे सर 2 ही दिख रहे हैं, एक यहां एक यहां, इस पे कोई लॉन पेयर नहीं है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी? sp। यहां पे निकालो नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की मत निकालना, नाइट्रोजन की बता रहा हूं तुम्हें, ऑक्सीजन की निकालोगे तो भी निकल जाएगी। इस पे तो 2 लॉन पेयर बैठी होते हैं जी, तो sp3 आएगी ऑक्सीजन की, लेकिन मैं नाइट्रोजन की निकलवा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने मेंशन कर दिया नाइट्रोजन की, बताओ तो बोलो जी। नाइट्रोजन ने यहां कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 2 सिग्मा। जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है उस टाइम पे उसके पास बेटा लॉन पेयर भी तो आते हैं, ये तो बात पता है ना। जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना बेटा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन एक लॉन पेयर जरूर होगा। तो बोलो इस नाइट्रोजन के पास 2 सिग्मा है, 1 लॉन पेयर है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? आप कहोगे सर sp2, 3 हो गया ना, सिग्मा प्लस लॉन पेयर। सेम कहानियां, इसके पास क्या है बेटा, 1 लॉन पेयर 2 सिग्मा, तो ये भी क्या होगा, sp2 होगा। इस केस को मैं अभी डिस्कस करता हूं, इसके लिए कुछ एक बातें और बतानी है। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, क्या है बेटा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा, अलग से। लेकिन पहले और देख लें, यहां पे देखो जी, ठीक है। तो यहां पे देखो नाइट्रोजन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? एक यहां है सर, कोवलेंट बॉन्ड को, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी तो सिग्मा बोलते हैं, एक यहां है, तो 3 का मतलब क्या है सर, ये भी sp2। इसने भी 3 बनाए हुए हैं, तो ये भी क्या है, sp2 है, ठीक है। आगे देखो N2O5, तो यहां पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, नाइट्रोजन की निकालो, 1 2 3, तो 3 का मतलब ये भी sp2 है और ये भी क्या है, sp2, ठीक है। यहां पे ये सेंट्रल कार्बन है, तो इस सेंट्रल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो कितने सिग्मा और कितने लॉन पेयर ऐड कर दो। तो कितने सिग्मा है बेटा, 2, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी कितनी, sp। तो देखो 1 सिग्मा इधर है ना इसका, और 1 सिग्मा इधर है, ठीक है। जिस एटम की हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है स्ट्रक्चर से, उसने कितने सिग्मा बनाए हैं, कितने लॉन पेयर हैं, वो कैलकुलेट करो, ठीक है। इसका जो नाम होता है ना C3O2 का, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, बोलो, ठीक है। ये क्या होता है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, लिख लेना, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है। ये क्या होता है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या होता है, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसका एक और नाम है, इसका नाम क्या है बेटा, नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड। क्या है बेटा इसका नाम, नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड। क्यों कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं, ये आगे की कहानी है, जब पी ब्लॉक में पढ़ते हैं वहां बताता हूं मैं, ठीक है। इसको नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड क्यों कहते हैं? ये क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये लिख लेना नाम। तो स्ट्रक्चर से इनकी निकालनी पड़ी, जब इनकी स्ट्रक्चर पता होगी बेटा तभी इनकी तुम हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल सकते, ठीक। अब बात करते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। चलो जी, चलो देखो यहां पे बताता हूं।
हम किसी भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, ये सीख रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो सीखो समझो। तो भैया सबसे पहले तो ये बताओ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज किसे कहते हैं, ये पता है? हाँ जी सर पता है, आपने बताया भी था। ठीक है, याद करो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के अंदर हमने एक ड्रॉबैक पढ़ी थी उसकी, ऑड इलेक्ट्रॉन, और मैंने बताया था किसी भी स्पीसीज को ये पता लगाना हो कि वो ऑड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो कैसे लगाते हैं कि वहां पे जितने भी एटम्स है ना उस स्पीसीज के अंदर, या तो सबके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो या सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। अगर वो ऑड नंबर में आ गए तो मेरे पास क्या होगी बेटा, वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखो, मान लो मैंने ये एग्जांपल लिया, NO2 लिया, ClO2 लिया, CF3 लिया, या फिर मैंने CH3 लिया। देखो ये सारी ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर एक डॉट लगाई हुई है ना मैंने, इसका मतलब क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन पे, और एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ही क्या बेटा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है जी। बाकी सारे पेड़ हैं, जो मेरा अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था वो क्या होता है बेटा मेरा। ठीक है, देखो जहां पे इलेक्ट्रॉनों के पेयर बन सकते हैं ना, वहां पे तो क्या होंगे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन अकेला रह जाएगा भैया, जो अकेला रह जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वहां पे जोड़ी बनाने के लिए लोग कम थे। मान लो 10 लड़के हैं 9 लड़कियां हैं, तो जोड़ी कितनी बनेगी, 9। बेचारा एक 10वां लड़का तो अकेला रहेगा ना, वो तो ऑड हो गया। सब जोड़े घूम रहे हैं, वो बेचारा फालतू में है जी। तो ये दुखड़ा किनका है जी, मैक्सिमम लोगों का है, ऑड इलेक्ट्रॉन का। यहां पे काउंट कर लो, नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5। ऑक्सीजन में कितने, 6। तो 2 ऑक्सीजन में कितने होंगे, 12। 12 और 5 17। तो टोटल क्या हुआ बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मेरे। यहां पे काउंट कर लो जी, क्लोरीन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7, और यहां पे कितने होते हैं, 12। एक ऑक्सीजन में 6 होते हैं ना, तो 12 और 7 19। तो देखो ये भी 19 इलेक्ट्रॉन। और किसी के ऊपर तुम्हें ऐसे डॉट लगी दिखी मिल जाए ना, वो तो है ही ऑड इलेक्ट्रॉन, वो तो है ही ऑड इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं जी। किसी के ऊपर तुम्हें ऐसे दिख जाए तो वो क्या होता है बेटा मेरे पास, फ्री रेडिकल होते हैं। और फ्री रेडिकल याद रखो जो हमेशा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर आता है। अब इनकी क्या निकालनी है सर, हमें इनकी निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन। तो कैसे निकालनी है, तो भैया अब स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो NO2 की देखो अभी दिखाई थी मैंने पीछे, N डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन। देखो उसे एक इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे करवा देता हूं, ये लॉन पेयर नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ClO2 की स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो ClO2 की ऐसी बनेगी, इसके पास एक लॉन पेयर होगा और एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, CF3 की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी। समझना कॉन्सेप्ट को, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तुम्हें, ये तुम्हें आसानी से बुक्स में नहीं मिलेगा, ये चीज है। ठीक, अब हाइब्रिडाइजेशन निकाल। अब हाइब्रिडाइजेशन का मैंने तुम्हें तरीका क्या बताया था, मैंने कहा था भैया सिग्मा बॉन्ड गिनो, सेंट्रल एटम ने कितने बनाए, और लॉन पेयर गिनो, जोड़ दो, स्टेरिक नंबर आ गया। स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या पता चल जाएगा हमें, उसका हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगी। ठीक है, तो भैया इस नाइट्रोजन ने बताओ जी कितने सिग्मा बॉन्ड, तो कहोगे सर एक सिग्मा बॉन्ड यहां बना हुआ है, एक सिग्मा यहां, तो इसने तो 2 सिग्मा। अब ये लॉन पेयर तो है नहीं सर, अगर लॉन पेयर नहीं है तो 2 सिग्मा के हिसाब से इसकी sp आ जानी चाहिए। तो भैया अब यहां पे दिक्कत यही होती है, अब तुम्हें ये डिसाइड करना होता है कि भैया इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को मैं लॉन पेयर मानूं या ना मानूं, सिंगल इलेक्ट्रॉन को लॉन पेयर मानूं या ना मानूं, या बोलूं इस ऑड इलेक्ट्रॉन को लॉन पेयर लेना है या नहीं। अगर लॉन पेयर लेता हूं तो भैया यहां पे बोलो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लॉन पेयर, तो आ गया 3, और 3 के हिसाब से तो क्या होगी बेटा ये sp2। ठीक है, अगर यहां पे देखूं तो भैया यहां पे स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, सर इसने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक लॉन पेयर तो है, इसको अगर लॉन पेयर मान लूंगा तो 2 लॉन पेयर हो जाएंगे, तो क्या बोलोगे 2 सिग्मा 2 लॉन पेयर, तो यह आ गया 4। 4 का मतलब क्या हुआ सर, ये sp3 हो जाएगा। सेम कहानी यहां पे, सर स्टेरिक नंबर 3 सिग्मा बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं सर, इसको अगर लॉन पेयर मान लिया तो ये एक लॉन पेयर हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 4। 4 का मतलब क्या, sp3। यहां पे क्या होगा बेटा स्टेरिक नंबर, सर यहां पे तो क्या है मेरे पास 3 है जी सिग्मा बॉन्ड। अब इस वाले
इस वाले सिंगल इलेक्ट्रॉन को मैंने लॉन पेयर नहीं माना, तो 3 का मतलब क्या हुआ, sp2। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि सर आपने यहां हर जगह तो इसको लॉन पेयर मान लिया, लेकिन यहां पे नहीं माना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब इसे लॉन पेयर मानना और कब नहीं। तो उसके लिए बेटा आपको छोटी सी बात याद रखनी है। क्या याद रखना है, इफ सेंट्रल एटम हैव odd इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देन कंसीडर दैट odd electron as lone pair if central atom is surrounded by क्या, more electronegative atoms, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी क्या बोल रहा हूं बेटा, odd electron does not consider as lone pair if central atom is surrounded by क्या, less electronegative atoms। क्या बोल रहा हूं बेटा कि भैया सेंट्रल एटम पे जो वो एक ओड इलेक्ट्रॉन है ना, उसको तुम्हें लॉन पेयर कब मानना है, जब सेंट्रल एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले सराउंडिंग एटम से घिरा हुआ हो। सेंट्रल एटम पे क्या है बेटा, ओड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सेंट्रल एटम अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से घिरा हुआ है, तब उसको लॉन पेयर नहीं मानना है। तो अब अप्लाई कर लो जी। देखो नाइट्रोजन को किसने घेर रखा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ने, तो इस ऑड इलेक्ट्रॉन को क्या मानूंगा, लॉन पेयर मानूंगा। क्या बोला बेटा, सेंट्रल एटम पे ओड इलेक्ट्रॉन, और सेंट्रल एटम क्या हो बेटा, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से घिरा हुआ हो, मतलब सराउंडिंग एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सेंट्रल एटम से, तो सेंट्रल एटम पे जो क्या होता है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, उसको लॉन पेयर मानना है। तो देखो इसलिए लिखा 2 सिग्मा 1 लॉन पेयर, तो कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया हमारे पास, 3, तो 3 का मतलब sp2। सेम कहानियां, क्लोरीन किससे गिरा हुआ बेटा, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तो इस डॉट को भी, इस एक इलेक्ट्रॉन को भी क्या कंसीडर करेंगे, लॉन पेयर कंसीडर करेंगे। ये ट्रिक बता रहा हूं, ये एक्सप्लेनेशन नहीं होते, एक्सप्लेनेशन तुम्हें कोई नहीं लेना, वो एक्सप्लेनेशन तुम्हें नहीं समझनी है जी, बस तुमसे क्या याद रखना है, कब इसको लॉन पेयर लेना है, कब नहीं लेना है, ठीक है। तो भैया यहां पे कितने लॉन पेयर हो गए भाई, 1 2 और कितने सिग्मा 2, तो 2 सिग्मा 2 लॉन पेयर का मतलब sp3। सेम कहानियां, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से घिरा हुआ है, कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से घिरा हुआ है, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन को लॉन पेयर बोलूंगा, तो 3 सिग्मा 1 लॉन पेयर sp3। लेकिन यहां देखो कार्बन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से घिरा हुआ है, तो यहां पे जो क्या है बेटा, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, इसको लॉन पेयर नहीं मानेंगे। इसलिए यहां पे क्या लिखा हमने, सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आई बात, हाँ जी समझ में आई बात मेरे बच्चे, कि भी क्या घटनाएं घट रही हैं, किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं। क्लियर है ये बात। देखो बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना तुम्हें चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। आगे जब तुम ऑर्गेनिक करोगे या आगे चल के तुम्हें कोई रीजनिंग क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे तुम बहुत जगह नए नए कॉन्सेप्ट सीखोगे, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर कोई मॉलिक्यूल हमें बोला तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से तुम्हें उसकी ज्योमेट्री पता चलेगी, शेप पता चलेगी, परसेंटेज एस कैरेक्टर पता चलेगा, बॉन्ड एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ये पता चलेगा, बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ये पता चलेगा। ये सब बातें तभी समझ पाओगे जब तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आती होगी, ठीक है। तो भैया आई थिंक हाइब्रिडाइजेशन के लिए इतनी प्रैक्टिस बहुत है, बहुत बेसिक लेवल से मैंने तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सिखाई और बताई कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। अब इससे आगे जो भी चीजें हमारी बची हाइब्रिडाइजेशन में वो करेंगे हम
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा था, किसी बच्चे ने पूछा था, क्या पूछा था भैया मैं भूल गया, मैंने बीच में रोका नहीं उस टाइम क्योंकि मुझे वो टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते ही याद आया था। एक मिनट दीजिए, मैं सोच लेता हूँ कि भैया क्या याद आया था। पहले तो थैंक यू वाली स्लाइड देख लो भैया। थैंक यू तो तुम्हें बोलना पड़ता है ना, बहुत बिजी बंदे चल रहे हो आप लोग, इतने बिजी हो कि भैया लेक्चर देखने के लिए भी हमें बोलना पड़ता है बेटा थैंक यू देखने के लिए। तो क्या डाउट था बच्चे का भैया? डाउट हमारा ओवरलैपिंग में था क्या उसका? नहीं, ओवरलैपिंग में नहीं था। क्या हमारा उसका हाइब्रिडाइजेशन किस में था? भूल गया, मैं नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, मैं जाके देखूंगा उसको, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा था कि सर आपने पता नहीं सर पिछले लेक्चर के अंदर मैंने कोई शायरी बोली थी कि वो मैं दोबारा रिपीट करूं, तो भैया नेक्स्ट लेक्चर में पक्का ये मैं जरूर करूंगा, ठीक है। ऐसे ही चीजें मुझसे कितनी भी करवा लो मैं करूंगा, ठीक है। लेकिन पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, दिल लगा के पढ़ते रहो, जो मैं हमेशा बोलता हूं, खूब पढ़ो खूब पढ़ो जी, खूब बढ़ो, अपने लक्ष्य की तरफ इसी रफ्तार से बढ़ते रहो। अब जितने भी आगे लेक्चर आएंगे सब 2-2 घंटे के करीब के आएंगे, क्योंकि क्या है, चीजें बहुत हैं, समय कम है। तो भैया नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।